हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, पिछले एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि जब अलायंस लीडर चुयन से मिलने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि उसके बालों में यहाँ पर 2 चोटियां बनी हुई हैं। सियोल ने उसकी बैंड बजाई हुई थी, इसी वजह से वो चिल्लाकर कहता है कि जल्दी से मेरे बालों को ठीक करो। जिसके बाद वो अलायंस लीडर को ग्रीट करता है और उसे सबकी वजह से बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। पर अलायंस लीडर यहाँ पर उस रिकमेंडेशन लेटर के बारे में बात करने के लिए आए थे, पर उनकी बातें सुनने के बाद चुयन थोड़ा सा और कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर वो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। पर जैसे वो उसे लेटर देते हैं और कहते हैं कि एक बार इसे पढ़ो, और जैसे वो ये पढ़ता है तो उसकी भी आंखें यहाँ पर फटी की फटी रह जाती हैं। वो कहता है कि आखिर इस सब का मतलब क्या है। अब स्टोरी अगले सीन से कंटिन्यू होती है। रिकमेंडेशन लेटर में लिखा हुआ था कि मैं ट्राइडेंट लॉर्ड बीजू गुक्लैन के चुयन को रिकमेंड करता हूँ। वो एक काफी ज्यादा रेयर डिसाइपल है। उसे मैंने अपने आलस को छोड़कर सिंसेरिटी के साथ बड़ा किया है। ये एक ऐसा लड़का है जो कि एक दिन आसमान के भी टुकड़े टुकड़े कर सकता है। इसलिए मैं इस चीज को मेक श्योर करूंगा कि तुम उसके ऊपर ध्यान जरूर दो। और पीएस आर्टिफैक्ट वो काफी ज्यादा यूजफुल था, इसलिए मैं इसे अपने डिसाइपल के साथ यहाँ पर भेज रहा हूँ। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि तुम इसके लिए मुझे ज्यादा डांटोगे नहीं। चुयन कंफ्यूज था कि एक डिसाइपल आर्टिफैक्ट आगे ये सब है क्या। अलायंस लीडर कहते हैं कि अब तुमने खुद से इसे यहाँ पर पढ़ लिया है और इसके अंदर की हैंडराइटिंग और वो एनर्जी जो कि इसके अंदर सील थी वो ट्राइडेंट लॉर्ड की है। और यहाँ पर ऐसा कोई भी पागल नहीं है जो कि ट्राइडेंट लॉर्ड बनकर इस तरीके की कोई हरकत करने की हिम्मत भी करे। इसलिए मैं यहाँ पर ये बात तुमसे पूछकर कंफर्म करना चाहता था, क्या तुम सच में ट्राइडेंट लॉर्ड के डिसाइपल हो या फिर नहीं। चुयन काफी कंफ्यूज था। ट्राइडेंट लॉर्ड का डिसाइपल मेरी पास्ट लाइफ में या फिर आज तक कभी भी मैंने ये नाम नहीं सुना है, और अब तुम ये कह रहे हो कि मैं उसका डिसाइपल हूँ। आखिर ये किस तरीके का मजाक है। पर जो भी हो, मुझे शांत रहकर सच्चाई के साथ यहाँ पर आगे चलना चाहिए। वो उससे कहता है कि नहीं, मैं ट्राइडेंट लॉर्ड का डिसाइपल नहीं हूँ और मुझे इस चीज का कोई भी आइडिया नहीं है कि इसके अंदर जो आर्टिफैक्ट के बारे में लिखा गया है कि आखिर वो क्या है। अलायंस लीडर ये सुनकर थोड़े से कंफ्यूज होते हुए कहते हैं कि अच्छा, मैं समझ गया, ठीक है, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारा इतना ज्यादा टाइम लिया। चुयन ये सुनकर अभी भी कंफ्यूज था। वो कहता है क्या, रुक जाइए अलायंस लीडर, बस क्या केवल इतना ही था जो कि आप मुझसे पूछना चाहते थे। वो कहते हैं कि हाँ, बस इतना ही था। मैं इस उम्मीद से तुम्हारे पास आया था कि जो मिसिंग ट्राइडेंट लॉर्ड है शायद तुम्हें पता हो सकता है कि आखिर अभी वो कहाँ पर है। पर तुम्हारे रिएक्शन को इस तरीके से जज करने के बाद समझ में आ रहा है कि तुम्हें भी इस चीज के बारे में कोई आइडिया नहीं है। पर सबके अलावा जो ये रिकमेंडेशन लेटर है वो बिल्कुल भी फेक नहीं है, इसलिए तुम्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारी एंट्री है उसे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि ये तो काफी ज्यादा रिमार्केबल है कि तुम उनके डिसाइपल न होने के बाद भी इस तरीके के लेवल तक पहुंच गए। मैं इस टूर्नामेंट के अंदर तुम्हारी परफॉर्मेंस को जरूर देखना चाहूंगा। तो चलो हम लोग बैंक्वेट की तरफ चलते हैं। चुयन कहता है कि आपके ऑनर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो चिल्लाकर अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है कि सच में लगता है कि मैं पूरी तरह पागल हो जाऊंगा। वो पागल बूढ़ा एल्डर क्या सच में मेरे लिए यहाँ पर मरना चाहता है। उसको इस तरीके से चिल्लाता हुआ देखकर मोयान भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था और वो गुस्से में सोचता है कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने ये डिसाइड किया कि मैं ट्राइडेंट लॉर्ड का डिसाइपल हूँ। जरूर उस बूढ़े से आदमी ने एक बेड के अंदर उसे ये सब लिखवाया होगा, बस एक मजे के लिए। ये मेरी गलती है, मुझे इस चीज के बारे में सोचना चाहिए था कि ऐसा कुछ यहाँ पर जरूर हो सकता है। पर क्या सच में अलायंस लीडर बस केवल इतना ही जानना चाहता था। उन 3 लॉर्ड्स में से एक जो कि काफी सालों पहले यहाँ पर गायब हो गए थे, अचानक एक लेटर भेजते हैं कि वो मेरा डिसाइपल है। शायद इसी चीज ने यहाँ पर उनका इंटरेस्ट गेन किया था। पर फिर भी ये एक फैक्ट है कि ये उस इंसान का पिता है जो कि अभी भी मेरे दिमाग में घंटियां बजा रहा है। और बिल्कुल मुझे पता है कि आखिर ट्राइडेंट लॉर्ड अभी कहाँ पर हैं और आखिर वो क्या कर रहे हैं, पर मैं इसके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो सच में उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं उनका डिसाइपल हूँ। और अगर उन्हें इस चीज के बारे में पता भी चल जाता है तब भी वो इस हालत के अंदर ट्राइडेंट लॉर्ड को पहचान भी नहीं पाएंगे। पर सबके अलावा आखिर उसके अंदर वो आर्टिफैक्ट के बारे में क्या लिखा हुआ था। डेफिनेटली उन्हें लिखा था कि उसने यहाँ पर अपने डिसाइपल के साथ उसे भेजा है। और तभी उसे उस पाउच के बारे में याद आता है जो कि एल्डर ने दिया था। कहा था कि उसके अंदर कुछ पैसे हैं। उसे याद करते ही वो शौक में आ जाता है और जल्दी से उसे अपने पास से बाहर निकालते हुए कहता है कि मुझे ये मत कहना। और जैसे उस पाउच को बाहर निकालता है तो जल्दी से वो उसे खाली करना चालू कर देता है, जिसके अंदर कई सारे सिक्के रखे हुए थे। पर कई सारे सिक्के जैसे वहाँ पर नीचे गिरते हैं और वो ये देखकर बहुत ज्यादा शौक रह जाता है क्योंकि उसके अंदर एक अंगूठी भी थी। और वो फिर से चिल्लाना चालू कर देता है कि वो बूढ़ा कमीना एल्डर ली। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है कि सभी टेबल पर यहाँ पर खाना सजना चालू हो चुका था और एक मोटा आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि अब समय हो गया है चालू करने का, तो आखिर इन लोगों ने अभी तक इस चीज को शुरू क्यों नहीं किया। उसके सामने बैठा हुआ दोस्त कहता है कि जरूर अलायंस लीडर को यहाँ पर कुछ हो गया होगा, पर अभी के लिए ये सारी चीजें छोड़ो और जरा उस तरफ देखो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इस बार काफी ज्यादा खूबसूरत से लोग हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं। उसका ध्यान पीछे की तरफ जाता है, बीए की तरफ, और वो सबसे पहले सोयोल के बारे में बताता है कि इसने लास्ट टाइम भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और अब तो ये पहले से और भी ज्यादा मिच्योर लगने लगी है। जिसके बाद वो बीए के बारे में कहता है कि वो नामगोन क्लैन से है और वो सच में काफी ज्यादा सुंदर है। तो उसका साथी भी शर्माते हुए कहता है कि वाओ, मैंने कभी भी चीज के बारे में नहीं सुना था कि नाम
हांगबोन फैमिली के अंदर इस तरीके की कोई खूबसूरती भी रहती है कि ये नोरयोंग से रिलेटेड हो सकती है। और यहाँ तक वो सही तरीके से सच कर भी नहीं आई, उसके बाद भी कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। और वो तो सोयोल से भी सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है। और तभी उसकी पीछे से मूरोंग निकल कर आती है जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो उन लोगों से कहती है कि चुयन अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। वो दोनों भी मूरोंग को देख थोड़े से कंफ्यूज थे। सोयोल बताती है कि हाँ वो थोड़े से लेट हो गए हैं। और वो पूछती है कि आखिर आपके कंपेनियंस कहाँ गए, आखिर आप यहाँ पर अकेले क्यों घूम रही हैं। वो कहती है कि जब से मैं अलायंस के अंदर आई हूँ तब से मुझे यहाँ पर नोरयोंग नहीं मिला है। मुझे लगा कि शायद बीए को इसके बारे में पता हो सकता है कि आखिर वो कहाँ है, इसलिए मैं पूछने के लिए आ गई। तो वो कहती है कि वो जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। और वो लड़का ये देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि देखो तो क्या सीन है, 3 खूबसूरत लड़कियां एक ही जगह पर इकट्ठी हो गई हैं। देखकर लगता है कि उनके पास की जो सीट है वो पूरी तरह खाली है। मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पर जाकर उनसे ऑफर करना चाहिए जिससे मैं वहाँ पर बैठ सकूं। उसका साथी उसे कहता है कि भाई रुक जाओ, तुम वहाँ पर जाकर उन्हें परेशान कर दोगे। एलायंस लीडर किसी भी समय पर यहाँ पर आने ही वाले हैं, तो प्लीज जल्दी से बैठ जाओ। वो चिल्लाकर कहता है कि जो बहादुर होता है अपने प्यार में वही आगे बढ़कर हर एक चीज पा पाता है। क्या तुम्हें इस चीज के बारे में नहीं पता? और मैं हांगबो तुम्हें ये कर दिखाऊंगा, तो जरा करीब से देखना। जिसके बाद वो चलकर मोयोन के पास आ जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। पर देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके सामने की कई सारी सीट्स है वो पूरी तरह से खाली है। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं भी यहाँ पर आकर आपके साथ बैठ सकता हूँ। मोयोंग पहचान जाती है कि जो उसका आउटफिट है वो डेफिनेटली हांगबो क्लैन से है। ये एक नोबल फैमिली है पर फिर भी 4 ग्रेट हाउस से काफी ज्यादा नीचे है। सोयोल भी घूर कर गुस्से में उसकी तरफ देखना चालू कर देती है कि ये काफी ज्यादा चीड़ी टाइप का है। जब भी वो इस तरीके की गैदरिंग में कहीं पर भी इकट्ठे होते हैं वो तुम्हें इसी तरीके से देखना चालू कर देते हैं। बीए भी अपनी नाक बंद कर लेती है क्योंकि उसके अंदर से उसे अजीब तरीके की यहाँ पर गंध आ रही थी। और सोयोल उसे मना करते हुए कहती है कि मुझे माफ करना पर ये सीट पहले ही ले ली गई है। वो कहता है कि आपका मतलब ये सारी की सारी चारों, मुझे लगता है कि आखिरी की तो बची ही होगी। पर सोयोल उसे डांटते हुए कहती है कि यहाँ पर आने से पहले ही उन सभी को अपनी सीट अलॉट कर दी गई थी, तो जहाँ पर जो तुम्हें सीट दी गई है तो प्लीज वहाँ पर जाकर बैठो। पर वो मोयोन को धक्का देते हुए कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा कोल्ड होने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर बैठने दो। कि ये चीज काफी अच्छी नहीं होगी कि अगर हम लोग यहीं पर है तो हम पहले इसे एक्वायर कर ले, और जब हम लोग यहाँ पर इस चीज को एक्वायर कर सकते हैं तो प्लीज लेडी हमारे साथ यहाँ पर हमको ज्वाइन कीजिए। पर मोयोन तो उसका हाथ झटकारते हुए उसे दूर कर देती है और कहती है क्या तुम अपने हाथ मुझसे दूर रखोगे। पर मोयोन का इस तरीके से बिहेवियर देखने के बाद उस लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारे पास एक सुंदर सा चेहरा है तो तुम यहाँ से इस तरीके से निकल जाओगी। मुझे लगता है कि बैंक्वेट चालू होने से पहले मुझे यहाँ पर तुम्हें थोड़े से मैनर्स सिखा देने चाहिए। पर वो हाथ घुमाता ही है कि तभी चुयन उसके साइड में से निकल जाता है और मोयोन को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो लोग कंफ्यूज थे कि आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ है। और वो चुयन को देखकर कहता है कि आखिर ये क्या था, आखिर वो कौन है जो कि यहाँ पर बेवकूफों की तरह मुझे परेशान कर रहा है। पर अगले पल उसे एहसास होता है कि जो उसका हाथ था वो यहाँ पर टूट चुका है और वो पूरी तरह से घूम गया था, जिस वजह से वो दर्द में यहाँ पर चिल्लाना चालू कर देता है। और सभी लोगों की नजरें चुयन की तरफ घूम जाती हैं। सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश थे और वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा हाथ। और चुयन उसे धक्का देकर फिर जमीन पर गिरा देता है और वो कहता है कि कोई यहाँ पर आ सकता है। ये इंसान बैंक्वेट चालू होने से पहले यहाँ पे पूरी तरह से बेहोश हो गया, मुझे नहीं लगता कि कल की टूर्नामेंट में ये यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएगा। जिसके बाद वो मोयोन के पास जाकर कहता है कि किसी को कोई चोट तो नहीं लगी। और पीछे की तरफ तो यहाँ पर वो लोग उसके मूव के लिए लड़ना चालू कर देते हैं और वो कहती है कि नहीं, हम लोग तुम्हारी वजह से पूरी तरह से ठीक है। मोयोन कहता है कि तुम तो बिल्कुल वैसी नहीं लग रही जैसा कि मैंने पिछली बार तुम्हें वहाँ पर देखा था। वो कंफ्यूज थी, कहती है क्या? वो कहता है कि वाटरफॉल पर, क्या तुम्हें याद नहीं? वो कहती है कि सियोल को वाटरफॉल के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तभी पीछे से एक लड़का ताले बजाते हुए आता है और कहता है कि तुमने काफी ज्यादा कमाल का काम किया, तुमने अलायंस लीडर के यहाँ पर आने से पहले चीजों को काफी अच्छे तरीके से संभाल लिया, सच में ये काफी ज्यादा कमाल का था। और तभी जैसे चुयन उसको देखता है तो उसके चेहरे पे एक अलग ही डर और काफी ज्यादा गुस्सा दिखना चालू हो चुका था। वो सोचता है कि ये कमीना, और वो कहता है कि लगता है मुझे सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तुम लोगों से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। मैं टाइयोंग जेंग क्लैन से हूँ और मेरा नाम जेंग सुन योंग है। लोग बातें करना चालू कर देते हैं, क्या जेंग क्लैन से? क्या इसका मतलब ये है कि ये अलायंस लीडर का लड़का है? और वो चुयन के सामने खड़ा हुआ था, उसे ग्रीट कर रहा था और चुयन भी इस नाम को अच्छी तरीके से याद करता है। और चुयन बताता है कि यहाँ तक मेरी पास्ट लाइफ में ये सियोल का फियोंसे था, इसी वजह से हम लोगों की काफी ज्यादा पेचीदा सी हिस्ट्री रही है और यहाँ पर फिर से एक बड़े से इवेंट के अंदर ये यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया। अगर मैं इसे यहाँ पर भुलाना भी चाहूँ, पर वो दिन जहाँ पर ड्रैगन फिनिक्स गैदरिंग के अंदर अचानक ही ड्रैगन रॉयल का गेट ओपन हो गया था और वो इंसान जिसने वो गेट ओपन किया था असल में वो यही था, इसने ही वो दरवाजा खोला था, इसकी वजह से ही वो सब कुछ हुआ था।
सुनी योंग अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि हम लोग फिर से इस तरीके से यहाँ पर मिले हैं, लगता है कि ये किस्मत है। तो चलो हम दोनों ही हमारा ड्रैगन फीनिक्स गैदरिंग के अंदर बेस्ट देंगे। चुयन उसका हाथ देखते हुए सोचता है क्या किस्मत, श्योर क्यों नहीं। और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मैंने अभी तक अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। वो अपने बारे में बताता है कि उसका नाम चुयन है और वो गू क्लैन से आया है। और जब वो दोनों ही हाथ मिलाते हैं तो चुयन यहाँ पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और उसके हाथ को जोर से दबाने लग जाता है। सुनी योंग के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर लग रहा था। उसके चेहरे को देखकर साफ साफ समझ में आ रहा था कि उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। वो काफी ज्यादा तकलीफ में था जिस वजह से उसका चेहरा काफी ज्यादा बन गया था। पर चुयन के चेहरे पर तो एक अलग ही तरीके की मुस्कुराहट थी। वो सोचता है कि ये कमीना कहीं का ये यहाँ पर बस इस हैंडशेक के साथ यहाँ पर मेरे लेवल्स को चेक करना चाहता था। क्या इसको सच में ऐसा लगा था कि मैंने इसके हाथ के ऊपर रैप क्यू को नहीं देखा होगा। और वो बस यही सोच रहा था कि बताओ आखिर ये कैसा है, क्या अभी भी तुम इसे यहाँ पर इंडोर कर पा रहे हो या फिर मुझे थोड़ी सी और ताकत लगानी चाहिए। और ये कहकर वो अपने हाथ से थोड़ा सा और ताकत लगाना चालू कर देता है। पर तभी बीए बीच में आ जाती है जो कि चुयन से कहती है कि रुक जाओ, आखिर अचानक ही तुम ये क्या कर रहे हो। उसने सोए योंग का हाथ उसे छुड़वा लिया था। बेचारे का हाथ पूरी तरह से लाल हो गया था और वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहता है कि जो तुम्हारी ग्रीटिंग्स थी वो सच में काफी ज्यादा हार्शर थी जितनी की मुझे लगी थी उससे भी ज्यादा। साथ ही वो परेशान था कि आखिर ये क्या था, बस एक छोटे से गांव का प्रोटेजी, आखिर उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत कैसे हो सकती है। अच्छा यानी ये चुयन है जो कि गू क्लैन से है, पर जो डेफिनेटली गू क्लैन है वो मीटियोर फैक्शन के नीचे नहीं आती। इसका मतलब तो यही है कि ये उन लोगों में से नहीं है इनको क्यू ऑफ द बैप्टिज्म में मिला हो, उसके बाद भी ये इतनी ज्यादा ताकत निकाल पा रहा है। ये पहले ही एक पीक लेवल के एक्सपर्ट तक पहुंच चुका है। और वहीं उसका ध्यान साइड में खड़ी हुई सियोल के ऊपर जाता है और वो कंफ्यूज था कि आखिर अब इस सर्वेंट की क्या दिक्कत है। और वो भी काफी ज्यादा गुस्से में बस उसकी तरह सीरियसनेस के साथ देख रही थी। और वो सोचता है कि उसकी आंखों में साफ साफ किलिंग इंटेंट दिख रहा है। और वो कंफ्यूज था कि आखिर सभी लोग मेरे आसपास आज अजीब तरीके का बिहेव क्यों कर रहे हैं। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैंने यहाँ पर किसी को तो अभी तक कोई भी ऑफेंड नहीं किया। फिर एक आवाज आती है कि सभी लोग प्लीज यहाँ पर बैठ जाओ, अलायंस लीडर यहाँ पर आ चुके हैं। अलायंस लीडर आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, आप लोग यहाँ पर काफी दूर से ट्रेवल कर आए हैं और मैं यहाँ पर काफी ज्यादा लेट हो गया। पर भले लेट ही सही, चलिए इस बैंक्वेट को यहाँ पर तुरंत ही चालू करते हैं। जिसके बाद उनका एक आदमी वहाँ पर चिल्लाते हुए सभी लोगों को बताता है कि इस बैंक्वेट के चालू करने से पहले ही मैं सभी लोगों की अटेंशन यहाँ पर लेना चाहूंगा। हम लोग यहाँ पर कल के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट को चालू करने के लिए लॉटरीज निकाल रहे हैं, इसलिए प्लीज एक एक कर यहाँ पर आकर अपनी लॉटरी को असाइन कीजिए। और सोयोल आगे बढ़ते हुए उस तरफ देखती है जहाँ पर सोनी योंग एक लड़की से बात कर रहा था। और ये देखकर वो मुंह बना लेती है और सोचती है कि आखिर सभी लोग इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। वो चुयन था जिसने सिचुएशन को काफी ज्यादा इजीली हैंडल किया था, तो सभी लोग इसी को क्यों घेर रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि ये यहाँ पर सभी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और वहीं पर उसका ध्यान दूसरे लोगों के ऊपर जाता है जो कि यहाँ पर चुयन के बारे में बात कर रहे थे, यानी वो यंग मास्टर जिसको थोड़ी देर पहले जमीन पर गिरा दिया गया था। असल में उसका नाम चुयन है, वो गू क्लैन से आया है। दूसरा कहता है क्या रुक जाओ, यानी तुम इस बारे में बात कर रहे हो जब रजिस्ट्रेशन के ऊपर मेंशन किया गया था ट्राइडेंट लॉर्ड का डिसाइपल। और अगर मान लो कि सच में ये रूमर यहाँ पर सच हो जाते हैं तो एक काफी ज्यादा भयानक सा मॉन्स्टर है जो कि इस बार यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाला है। और सोयोल ये देख कर चमकते हुए कहती है कि कम से कम चलो यहाँ पर कोई तो है जो कि चुयन की वर्थ को समझ रहा है। और सामने खड़ा हुआ आदमी बार बार सोयोल को आवाज दे रहा था, इसलिए अगले ही पल वो चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ क्या हुआ। वो कहता है कि प्लीज यहाँ पर आ जाइए आपके ड्रॉ को लेने के लिए। वो भागते हुए आती है और कहती है कि हाँ बिल्कुल, साथ ही सोचती है कि आखिर मुझे क्या हो गया है। जब भी मैं चुयन के बारे में सोचती हूँ ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं अंदर से पूरे तरह बेवकूफ बन चुकी हूँ। और जब वो एक स्टिक उठा लेती है तो वो उसे बताता है कि वो सेकंड बकेट के अंदर है और उसका जो मैच है उसे डिसाइड किया गया है जेंग सोयोंग के साथ जो कि जेंग क्लैन से है। ये सुनने के बाद सोयोल काफी ज्यादा शौक से रह गई थी। जिसके बाद चुयन उससे पूछता है कि आखिर उसकी लॉट किस तरीके की निकली है। वो बताती है कि वो सेकंड बकेट के अंदर है। चुयन मुस्कुराकर कहता है लगता है कि हम सभी अलग अलग ग्रुप्स के अंदर हैं। ये सच में काफी ज्यादा बोलती है, वो भी बिना रुके, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा बोरिंग है। पर सोयोल उससे कहती कि चुयन क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर ये टूर्नामेंट चालू होने वाला था और वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। फर्स्ट बकेट का फर्स्ट मैच यहाँ पर चालू होने वाला था जहाँ पर चुयन की लड़ाई एक लड़के से होने वाली थी। वो उसके सामने खड़ा होकर उसे इशारा करते हुए कहता है कि आ जाओ। जैसे इस मैच को चालू किया जाता है तो वो लड़का काफी ज्यादा तेजी से चुयन की तरफ बढ़ता है, पर अगले ही पल वहाँ पे एक धमाका होता है और चुयन एक मुक्के में उसे यहाँ पर एरिना से बाहर निकाल देता है। अनाउंस कर बताया जाता है कि चुयन यहाँ पर जीत चुका है क्योंकि वो लड़का यहाँ पर एक ही बार में हार गया था। और शिन जो कि चुयन के साइड में घूम रहा था वो कहता है कि बच्चे इस चीज के ऊपर यकीन करना मुश्किल है, पर क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही। कोई इंसान जो कि यहाँ तक आया है और उसे ये मौका मिला है कि वो हेवन को डिफाइन कर सके और वो जूनियर टूर्नामेंट के अंदर लड़ रहा है, तो कम से कम तुम्हें ऐसा नाटक तो करना चाहिए कि तुम यहाँ पे सीरियसली उससे लड़ रहे हो।
चुयन कहता है कि मुझे काफी अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारे लिए ये बिल्कुल किसी छोटे से बच्चे की हथेली मोड़ने जैसा है, पर यहाँ पर मेरे पास इन सब चीजों का बिल्कुल भी समय नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी कर सेकंड बकेट के एरिना के अंदर जाना होगा। वैसे भी सियोल का मैच सुंग के साथ यहाँ पर चालू होने वाला है। जब कल रात मैंने उसका हाथ पकड़ा था तो मैंने इस चीज को महसूस कर लिया था कि पहले से ही वो काफी ताकतवर बन चुका है, पर आखिर क्या वजह थी कि उसने मुझसे यहाँ पे एक फेवर मांगा। और अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि सोयोल के मुंह से खून निकल रहा था और वो घुटनों के बल बैठी हुई थी। सुनियोंग कहता है कि यहाँ पर पॉइजन टेक्निक्स का इस्तेमाल करने की रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर उसके बाद भी तुमने बस केवल अपने हिडन वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए काफी अच्छा परफॉर्म किया। अगर ये रियल बैटल होती तो सच में अब तक मैं तुमसे यहाँ पर हार चुका होता। तुम सच में 5 ड्रैगन्स में से एक कहलाना वर्थ रखती हो। पर सोयोल जैसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो गुस्से में खड़ी होती और फिर से उसके ऊपर अपने हिडन डैगर से हमला करना चालू कर देती है। पर सुनियोंग के ऊपर तो इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो उसके हर एक अटैक को काफी आसानी से डॉज करता जा रहा था। जैसे वो फिर से अपने डैगर को लेकर उसके ऊपर कई सारे स्ट्राइक देने की कोशिश करती है, पर वो बड़े आराम से हर एक अटैक को ब्लॉक कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सोयोंग के यहाँ पे मजे ले रहा हो, उसके साथ खेल रहा हो। और वो कहता है कि अगर तुम्हारे बजाय अगर मैं यहाँ पर होता तब तक मैं सब कुछ यहाँ पर खत्म कर चुका होता। और वो एक जोरदार लात सीधे उसके पेट पर दे मारता है। सोयोंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इसकी वजह से वो जाकर घिसटते हुए काफी ज्यादा दूर जाकर गिरती है और वो वहाँ पर गिरी हुई खून खांसना चालू कर देती है। वो कहती है कि मेरे इंटरनल ऑर्गन्स काफी ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे चीज को भूल जाना चाहिए। और भी ज्यादा आगे लड़ने की कोशिश करना एक सिंपल सा आउटकम लेकर आने वाली है। मेरा दुश्मन अलायंस का लड़का है, आखिर मैं उम्मीद भी कैसे कर सकती हूँ कि मैं उसके जैसा किसी का यहाँ पर सामना कर पाऊंगी। पर तभी उसका ध्यान सामने की तरफ जाता है और वो सामने की तरफ देखते हैं कि ऊपर से चुयन ये सब देख रहा था और वो कंफ्यूज थी कि आखिर मैच का क्या हुआ, आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। मुझसे ये मत कहना तुम यहाँ पर इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें मेरी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। तुम सच में काफी ज्यादा अनबिलीवेबल हो। नॉर्मली तो तुम अपनी आंखें तक नहीं झपकते अगर मुझे यहाँ पर कुछ हो जाता है, पर आखिर अचानक ही तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो कहती है कि तुम्हारे कंसर्न के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर अभी तक मैंने तुम्हें वो सब नहीं दिखाया है जो कि मैंने यहाँ पर सीखा है। और वो कॉन्फिडेंस के साथ भरकर फिर से खड़ी हो जाती है। सुनियोंग ये देखकर कहता है कि ये काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है, पर आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो कि तुम्हें इतना ताकतवर बना रही है। पर वो तो अपने किलिंग इंटेंट के साथ आगे बढ़ना चालू करती है और हमें दिखता है कि उसके अंदर से काफी ज्यादा बड़े बड़े से सांप थे जो कि उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और सुनियोंग भी ये देखकर थोड़ा सा शौक सा रह गया था। और हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चुयन उससे कहता है, सियोल आखिर क्या हुआ और आखिर वो कौन सी रिक्वेस्ट थी जिसकी वजह से तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। वो कहती कि चुयन असल में कल के मैच में जो मेरा अपोनेंट होने वाला है वो सोयोंग है। चुयन ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज था और वो आगे कहती है, असल में मैंने ये सोचा था कि मैं जब यहाँ पर अपने ग्रुप को पास कर जाऊंगी उसके बाद तुम्हें इसके बारे में बताऊंगी, पर मुझे नहीं पता कि आखिर सोयोंग कितना ज्यादा ताकतवर हो सकता है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे अभी तुमसे इसके बारे में बात करनी चाहिए। चुयन कहता है कि मुझे एग्जैक्टली बताओ कि आखिर तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। वो थोड़ी देर हिचकिचाती है पर फिर वो हिम्मत कर कहती है, अगर मैं यहाँ पर मास्टर सोयोंग को हरा देती हूँ और कंपटीशन में और भी ज्यादा आगे बढ़ जाती हूँ जहाँ पर मेरा सामना मेन राउंड के अंदर तुम्हारे साथ होता है बिल्कुल बीए की तरह या फिर सियोल की तरह, तो क्या तुम मुझसे भी यहाँ पर कैजुअली बात करना चालू कर दोगे। चुयन ये सुनकर कंफ्यूज था। वो कहता है कि बस केवल इतनी सी बात थी तो तुम डायरेक्टली भी मुझसे कह सकती थी, पर वो चिल्लाते हुए कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती क्योंकि अगर मैंने ऐसा कहा तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे कि मैं किसी से हार रही हूँ। और वो सोचती है कि जब मैं पहली बार इसके खूबसूरत से चेहरे से मिली थी तब मैं काफी ज्यादा शर्माया करती थी, पर एक महीने से जब हम लोग एक दूसरे के साथ यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं तब से मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि जो इसका दिल है वो इसके चेहरे से भी ज्यादा सुंदर है। जब किसी को सर्दी लगती है तो ये अपने पास से गर्मी निकालता है जिससे उसे गर्म महसूस होने लगे। और जब मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी पर इसे सीक्रेटली मेरे लिए एक्स्ट्रा डम्पलिंग्स रख लिए थे। और तब जब वो बहाना बना रहा था कि ये बस एक ट्रेनिंग का हिस्सा है, ये चीज मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिलाती है जब कोई सही तरीके से खाना नहीं खाता और कोई भी इस चीज को पकड़ सकता है कि ये तो बस एक छोटा सा बहाना था। मैं ये चीज जानती हूँ कि ये अपनी काइंडनेस से सभी लोगों को एक तरीके से ट्रीट करता है, पर फिर भी आखिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसे काफी ज्यादा दूर हूँ। क्या मैं इसके बिल्कुल भी करीब नहीं जा सकती? पर क्या सच में मैं ऐसे किसी इंसान के साइड में खड़ा होना डिजर्व करती भी हूँ? जब ये चीज दिमाग में आती है तो मैं ठिठक जाती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर भी गिव अप कर देना चाहिए जैसा कि मैंने हर एक चीज के लिए किया है, भले ही वो टैलेंट के बारे में बात क्यों ना हो जैसा कि बोंग और रोयोन के पास है। मैंने कभी भी एम नहीं किया कि मैं उनकी जितनी ताकतवर बनूं, बस जो मेरे पास अभी ये टाइटल है वो मेरे लिए काफी है और क्लैन के जितने मैटर्स है वो मेरा बड़ा भाई यहाँ पर हैंडल कर लेता है। तो मैंने कभी भी क्लैन हेड बनने के बारे में सोचा ही नहीं, इसलिए मैंने उस चीज को गिव अप कर दिया। और भी कई सारी चीजें थी जिसके लिए यहाँ पर मैंने गिव अप कर दिया, इसलिए मुझे लगा कि इस बार भी मुझे यहाँ पर गिव अप कर देना चाहिए। पर फिर वो कहती कि नहीं, इस बार नहीं, इस बार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, भले ही ये सुनने में कितना ज्यादा पचकाना हो या फिर बिल्कुल बच्चों की तरह लगे, पर इस बार मुझे ये दिखाना होगा कि मैं बस केवल सॉफ्ट और जेंटल ही नहीं हूँ, मैं तुमसे इस चीज की भीख मांगती हूँ
और तभी सीन प्रेजेंट में आ जाता है। वो चिल्लाकर उठती है और कहती है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ, आखिर रुको मैच का क्या हुआ। वो आसपास देखती है और उसे पता चलता है कि वो अभी इन्फर्मरी के अंदर है। वो कहती है कि अच्छा हाँ बिल्कुल मैं हार गई थी। यहाँ तक पॉइजन फैंग आयरन गॉड का इस्तेमाल करना भी इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया जैसा कि मुझे लगा था। अलायंस लीडर का लड़का सच में काफी ज्यादा ताकतवर है और इसी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोना चालू कर देती है। पर वो परेशान थी। वो कहती कि डैम इट, आखिर अचानक ही मैं रो क्यों रही हूँ। उसके साइड में खड़ा हुआ चुयन कहता है तो तुम उठ गई। जैसे ही वो चुयन को देखती है वो चिल्लाती है कि यंग मास्टर गु, आखिर आप कब से यहाँ पर खड़े हुए हैं। चुयन कहता है कि इतना भी ज्यादा शौक मत हो, डॉक्टर और बीए जल्दी ही वो दोनों भी यहाँ पर आ जाएंगे। सोयोल बोलते है कि ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग था, यहाँ तक मैंने प्रॉमिस किया कि मैं यहाँ पे जीतूंगी और मैं हार गई। वो कहता है कि चीज में कोई दिक्कत नहीं, कम से कम तुम आखिर तक लड़ी, ये सच में काफी ज्यादा कूल था। वो कहती है कि पर मैं तो यहाँ पर अपने प्रॉमिस को हार चुकी हूँ। अगले पल उसे एहसास होता है कि चुयन ने उससे कूल बोला है, इसलिए वो चुयन को रोकते हुए कहती है कि रुक जाओ, आखिर अभी अभी आपने मुझसे क्या कहा। पर वो तो वहाँ से भागते हुए कहता है कि मैं आराम करने के लिए जा रहा हूँ। और वो ये देखकर सरप्राइज थी और अगले ही पल उसके चेहरे पर यहाँ पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहती है कि सच में वो चीजों को छुपाने में काफी ज्यादा बुरा है। और दूसरी तरफ टूर्नामेंट काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर चुयन काफी ज्यादा तेजी से अपनी लड़ाइयों को जीतता जा रहा था। दूसरी तरफ बीए भी काफी आसानी से लड़ाई को जीतती चली जा रही थी। लोग उसके बारे में बात कर रहे थे कि इसने तो अपने अपोनेंट को एक ही बार में हरा दिया जैसे कि वो कुछ भी ना हो। सच में कल से तो चीजें काफी ज्यादा कमाल की होती जा रही हैं। ऐसा लगता है कि हम लोगों को जल्दी हमारा न्यू ड्रैगन और फिनिक्स मिलने वाला है। आखिर ऐसा कौन है जो कि यहाँ पर जीतेगा। कल उस लड़के ने जिस लड़की को हराया था उसके ऊपर मेरी आंखें गई थी। अगर वो 5 ड्रैगन में से एक को अगर हरा सकता है तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई आम टैलेंट हो सकता है। तो उसके साइड में बैठा हुआ आदमी कहता है कि क्या वो असल में वो तो अलायंस लीडर का लड़का है। जिसके बाद वो चुयन के बारे में बताना चालू करता है कि वो सोड पीक की ब्लड लाइन से निकल कर आता है और मैंने ये भी सुना है कि रूमर्स फैले हुए हैं कि वो ट्राइडेंट लॉर्ड का डिसाइपल है। तभी इसके पीछे से एक लड़की की आवाज आती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है कि यंग लॉर्ड गु ही यहाँ पर जीतेंगे। ये सुनकर वो लोग चिल्लाना चालू कर देते हैं कि तुमने मुझे डरा दिया, रुक जाओ, आखिर ये इंसान कौन है कि ये वुजिन नहीं है द फॉर्मर डिवाइन ड्रैगन। पर यहाँ तक पैंग क्लैन ने इसके अंदर एंटर नहीं किया है, उसके बाद भी आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ये सुनकर बसते हुए कहता है मैं बस यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे अलायंस के अंदर एक काम था। जिसके बाद चुयन बीए के सामने आ गया था। वो कहती है लगता है कि तुम फिर से यहाँ पर आसानी से जीत गए। वो कहता है कि तुम यहाँ पर इतनी बातें कर रही हो, क्या तुम्हें याद भी है कि आखिर तुम इससे थोड़ी देर पहले किससे लड़ रही थी। पर वो कहती है कि उन लोगों से लड़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता, मैं तो जल्दी जल्दी कर तुमसे लड़ना चाहती हूँ। और चुयन परेशान था कि आखिर वो मुझसे डुअल करने के लिए इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है। और चुयन सियोल के बारे में पूछता है कि आखिर वो कहाँ है, मैंने सुबह से उसे नहीं देखा। वो बताती है कि वो तो बाहर घूम रही थी। चुयन कहता है क्या फिर से कल की तरह, ये चीज बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। मुझे लगता है कि मुझे हावेंग से बोलना चाहिए कि वो सियोल के ऊपर नजर रखे। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पहाड़ी के बीच में एक गुफा का सीन दिखाया जाता है। गुफा के अंदर से एक भागता हुआ आदमी आ रहा था जो कि काफी ज्यादा घायल था। वहाँ पर हमें खून फैलता हुआ दिखता है और वो वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहा था और वहाँ से चिल्लाने की आवाज आ रही थी कि कोई मुझे बचा लो, कोई मेरी मदद करो। और पूरे में कटे हुए हाथ पैर उड़ रहे थे। वो आदमी घबराया हुआ सा कहता है कि ये सच में एक काफी ज्यादा डरावना सा सपना है। कुछ महीने पहले सेंग जी की ब्रांच को यहाँ पर ढूंढ लिया गया था और सबको खत्म कर दिया गया था और ये सारी चीजें उस कभी ने प्लेस लॉर्ड की वजह से हुई थी। वो काफी ज्यादा एरोगेंट था और वो खुद से यहाँ पर एक्ट कर रहा था। पर यहाँ पर हमारे स्ट्रिक्ट कंट्रोल की वजह से वर्ल्ड रिन्यूड नाक ग्योम और यहाँ तक शाओलिन तक ने हम लोगों को नोटिस नहीं किया था। तो आखिर फिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो आखिर एक छोटी सी लड़की को हम लोगों के बारे में कैसे पता चल गया। और उसके पीछे से सियोल आ रही थी जिसकी बालों का कलर पूते से बदल चुका था। और वो आदमी घबराते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर मर नहीं सकता, मुझे कैसे भी कर मेन पैलेस को इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा। पर जैसे ही वो आगे भागना चालू करता है और वो सोचता है कि कोई प्लीज कोई मेरी यहाँ पर जान बचा लो, पर अगले पल उसका भी गला कट जाता है और वो भी यहाँ पर मारा जाता है। और फ्यूचर की सियोल से कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने फिर से तुम्हारी बिना परमिशन के तुम्हारी बॉडी को ले लिया और तुम्हारे हाथों से कुछ ऐसा करवाया जिसके बारे में तुम्हें कोई भी अंदाजा नहीं है। पर करंट की सियोल उससे कहती है कि नहीं, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं, तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें भी यहाँ पर यंग मास्टर की काफी ज्यादा चिंता है। तुम यहाँ पर उस वजन को कम करना चाहती हो जो कि उन्हें किसी दिन यहाँ पर उठाना होगा। मैं इस चीज को काफी अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ क्योंकि तुम भी मैं हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से वापस आ जाती है और वो तुरंत ही आकर होंगवा के गले लग जाती है। वो कहती है कि आकर तुम कहाँ पर चली गई थी, मुझे कितनी ज्यादा चिंता हो रही थी। पर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि असल में मैं आसपास घूम रही थी और मैं खो गई। होंगवा कहती है कि सच में अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो तुम्हें सच में अगली बार और भी ज्यादा डांट पड़ेगी। जिसके बाद वो उसे कहती है चलो अंदर चले, यहाँ पर काफी ज्यादा सर्दी है, यहाँ तक तुम्हारी चिंता की वजह से मोयोंग को सर्दी में तक पसीना आ रहा है। और वो अंदर जाते हुए सोचती है कि चुयन अगर मैं तुम्हारी जरा सी भी मदद कर सकूं तो मैं यहाँ पर जरूर करूंगी। और अब सीन शिफ्ट होता है और 3 दिन के बाद जो टूर्नामेंट है उसके अंदर मेन फाइट यहाँ पर चालू होने वाली थी। चुयन अपने कमरे से बाहर निकल रहा था, उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, प्लीज ये सब रोक दो और हम लोगों के साथ वापस चलो।
चुयन कंफ्यूज उस तरफ देखता है कि ये चीज गू क्लेन के लिए भी काफी दिक्कत ही खड़ा कर सकता है। हम लोगों के पास हमारे खुद का क्वार्टर है, तो आखिर तुम यहाँ पर खड़ी होकर वेट क्यों कर रही हो? पर भी ये कहती है कि मुझे जाने दो। उसका छोटा भाई जॉन चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये तो बस एक छोटी सी पॉलिटिकल वेडिंग है, वो भी क्लैंस के बीच में, तो आखिर तुम्हें उसकी इतनी ज्यादा चिंता क्यों है? भी ये काफी गुस्से में आ जाती है। वो पूरी तरह से चुप होकर अपने हाथ को खींच लेती है। ये देखकर उसका छोटा भाई थोड़ा सा कंफ्यूज था, पर वो काफी गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहती है कि अपनी जबान पर लगाम दो। ये सुनने के बाद उसका छोटा भाई भी शौक सा रह गया था कि आखिर वो इतनी ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही है। तभी चुयन भी वहाँ पर आ जाता है। क्या ये मेरा साला है? ये सुनने के बाद वो कहता है क्या गू क्लैन का हायर? चुयन पूछता है क्या कर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद वो जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। पर वहीं चुयन जॉन से कहता है कि हाँ मुझे याद आया, जो मेरा अगला मैच है वो तो तुम्हारे खिलाफ है ना। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहिए। हम दोनों को हमारी लड़ाई में पूरी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। क्यों मैंने सही कहा ना मेरे ब्रदर इन लॉ? ये सुनकर वो काफी गुस्से में घूर कर उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि बिल्कुल, मैं भी तुम्हारे लिए यही दुआ करूंगा। जिसके बाद अब मैच चालू होता है और चुयन जॉन के सामने आकर खड़ा हो गया था। वो कहता है कि गू क्लैन के हायर, ये चीज मैंने तब इसलिए नहीं बोली थी क्योंकि वहाँ पर मेरी बहन खड़ी हुई थी। पर ये चीज मैं तुमसे अभी कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी कॉकी मत होना, क्योंकि तुम यहाँ तक आ गए हो। और ये कहकर वो अपने गुस्से को साफ साफ दिखाने की कोशिश कर रहा था। और वो आगे बोलता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि फिर से उसी तरीके का मिरेकल यहाँ पर होगा जैसा कि पहले हुआ था? तुमने कहा था कि तुम अपनी पूरी ताकत लगाना चाहते हो, और जैसा कि तुमने कहा था मेरे जरा सा भी इंटेंशन नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर जरा सी भी नरमी बरतूं। तो इस चीज की वजह से बिल्कुल भी मत पछताना कि अगर तुम्हारे यहाँ पर हाथ पैर टूट जाते हैं और तुम्हें ऐसे ही घर जाना पड़ता है। चुयन मुस्कुराकर कहता है क्या सच में? ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद यहाँ पर मैच को जैसे चालू किया जाता है तो चुयन अपनी टेरिफाइंग एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक फ्लेमिंग बीस्ट बनाता है, जिसे वो सीधे ही जॉन के ऊपर दे मारता है। जॉन उसकी टेरिफाइंग एनर्जी को देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक था और वो देखता है कि वो बीस्ट बड़े ही आराम से उसकी साइड में से निकल गया और अगले पल वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा और भयानक सा धमाका होता है। सभी लोग देखते हैं कि जो स्टेज था वो पूरी तरह से तबाह हो गया और लोग शौक थे कि अभी तक वो अपनी ताकत को यहाँ पर छुपा कर रखे हुए था। बीए और सियोल दोनों भी ये देख कर काफी ज्यादा सरप्राइज हो रहे थे। वो लोग कंफ्यूज थे कि आखिर लाइटनिंग ड्रैगन को यहाँ पर क्या हुआ। वहाँ पर पूरे धुआं धुआं था, पर अगले पल पूरे में लाइटिंग फैल जाती है और कई सारे फ्लैशेस जो कि आसमान में दिख रहे थे उसने पूरे धुएं को यहाँ पर गायब कर दिया था। और वो यहाँ पर चुयन को गाली देना चालू कर देता है और कहता है कि ये सच में काफी ज्यादा बेकार और घटिया सी ट्रिक थी। पर अगले पल चुयन फिर से उसके सामने आ गया था। वो कहता है मुझे तो काफी ज्यादा चिंता हो रही थी कि तुम काफी ज्यादा गुस्से में होगे, पर वो कुछ समझ पाता उससे ही पहले चुयन फिर से एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर दे मारता है और देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उसने यहाँ पर कोई लेजर बीम छोड़ दी हो। पर जॉन अपने आप को संभालते हुए पूरे एरिना के अंदर घूमना चालू कर देता है और उसकी स्पीड सच में काफी ज्यादा तेज थी और वो लाइटनिंग फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि इसकी पावर काफी ज्यादा इमेंस है, पर फिर भी ये ठीक है। पर मैं भी बड़ी मुश्किल से अपनी स्पीड को यहाँ पर मेंटेन कर पा रहा हूँ, पर जब तक मैं ऐसे कोई भी हिट नहीं लेता तो इसका मतलब तो यही है कि मैं पूरे से सुरक्षित हूँ। अगले पल वो घूमकर चुयन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर उसके स्लैश लगते ही चुयन नीचे की तरफ हो जाता है और अपने पंच को तैयार करते हुए कहता है कि तुम्हारी छाती पूरे से खुली हुई है बेवकूफ। और ये कहकर एक जोरदार पंच उसके ऊपर दे मारता है। सच में ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पर कोई न्यूक्लियर बम फट गया हो। जॉन को इसकी वजह से काफी ज्यादा तकलीफ होती है। वो भी शौक था। वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसा हो सकता है, आखिर ये अजीब सी ताकत का राज क्या है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। जिसके बाद चुयन जंप करता है और घुमा कर एक जोरदार किक उसके चेहरे पर दे मारता है। वो अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था। जिसके बाद चुयन अपने दोनों हाथों को बांधता है और उसके ऊपर एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिससे वो सीधे आसमान से जमीन की तरफ आने लगा था। और वो सोचता है कि सच में ये ट्रू पावर है एक ऐसे इंसान की जो कि हमारी उम्र में इस चीज को अनलीश कर सकता है। पर उसके जमीन पर गिरते से ही वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और पूरे में फिर से एक काफी ज्यादा बड़ी कंपन गूंज जाती है। सभी लोग इसकी वजह से काफी ज्यादा डर गए थे और जॉन जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था वो कहता है कि मेरे साथ इस तरीके से हरकतें करना बंद करो। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी। वो कहता है कि यहाँ पर मेरे बजाय तुम्हें यहाँ पर पड़ा हुआ होना चाहिए था और इस तरीके से मुझे काफी ज्यादा कम आंकना बंद करो। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो सारी चीजें तब से ही गलत होना चालू हुई जब से हम लोग शिनचुआन के अंदर मिले थे। शुरुआत में तुमने मेरे टैलेंट को पूरे सरपास कर दिया, जिसके बाद ही सारी चीजें गलत होना चालू हो गई थी। मेरी प्यारी बहन मुझसे दूर होना चालू हो गई। मेरे फादर ने मुझे डांटना चालू किया। इसी वजह से मैंने फादर को बताए हुए ये पावर मेरे पास है और उसके पास वो डिमोनिक एनर्जी थी। एक आवाज जो कि उससे कहती कि सच में तुम्हारे पास काफी ज्यादा अच्छा शरीर है और ये ब्लेसिंग तुम्हें काफी ज्यादा अच्छी पावर देगी, पर तुम बिल्कुल भी इस पावर को तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक ये पूरे से स्टेबलाइज ना हो जाए।
ये अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, पर मुझे इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अभी के लिए अगर मैं यहाँ पर इसकी हड्डी पसली तोड़ सकता हूँ तो मैं ऐसा कर रहूंगा। और ये कहकर वो चुयन की तरफ बढ़ना चालू कर देता है और चुयन भी ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज रह गया था। और अचानक ही जॉन की बढ़ी हुई पावर की वजह से उसे भी यहाँ पर दिक्कत हो रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने यहाँ पर अपने दोनों हाथों से उसकी तलवार को रोक कर रखा हुआ था। वो कंफ्यूज था कि आखिर ये ताकत उसके अंदर कहाँ से आ रही है। पर वहीं पर वो उस डार्क एनर्जी को देखता है और वो कहता है कि ये, और तभी वो तलवार उसके हाथ से छूट जाती है और चुयन बड़ी मुश्किल से अपने गले को उससे बचा पाता है। और जॉन चिल्लाकर कहता है, तो ठीक है, अब क्या तुम ये देख सकते हो कि हम दोनों के पावर का डिफरेंस किस तरीके का है। तुम्हारे जैसा एक इंसान जिसकी कोई भी औकात नहीं है, तो मेरी प्यारी सी बहन को इस तरीके से बहकाना बंद करो। मेरी बहन सिर्फ मेरी है और सिर्फ मेरी और किसी की नहीं। और ये कहते हुए जब वो चुयन के ऊपर हमला कर रहा था, लगता है जैसे कि वो पूरे सा पागल हो गया हो। पर चुयन यहाँ पर अपना हाथ घुमाते हुए उसके अटैक को यहाँ पर रोक लेता है। ये देखकर वो कंफ्यूज था और अगले पल वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। जॉन ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो तो उसका गला बहुत बुरी तरीके से पकड़ लेता है कि इसकी वजह से वो डर गया था। जिसकी वजह से चुयन अपने अंदर से अपनी फ्लेम एनर्जी को काफी तेजी से निकालना चालू कर देता है। जॉन ये देखकर सच में काफी ज्यादा घबरा गया था और चुयन काफी गुस्से में उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहता है कि कमीने, आखिर तुम्हें ये घटिया सी चीज कहाँ से मिली। जॉन जो कि इस गर्मी की वजह से जलना चालू हो चुका था, वो यहाँ पर सांस नहीं ले पा रहा था, उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा, मुझे जाने दो डीमन। और पूरे में उस फ्लेम एनर्जी के फैलने की वजह से एक बैरियर जैसा बन गया था और लोग कहते हैं कि यहाँ पर कुछ बैरियर जैसा बन गया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जॉन की आंखें ऊपर चढ़ने लगी थी। वो कहता है, लगता है कि मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। और चुयन उसके ऊपर चिल्लाता है कि ये चीज अंदर से तुम्हें पूरी तरह से खराब कर देगी। आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिली, जल्दी से मुझे जवाब दो। पर वो ये देखकर कंफ्यूज था क्योंकि यहाँ पर वो बेहोश हो गया था और वो इस चीज को भी महसूस करता है कि उसने यहाँ पर अपनी पैंट तक गीली कर दी थी। और इस सबसे बाहर लोगों के बीच में बैठा हुआ वुजिन हंसकर कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये चीज सच में इतनी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगी। सच में ये चीज के काफी ज्यादा कमाल की नहीं है क्यों यंग मास्टर सुनिए यौन। पर वो कहता है कि वुजिन, क्या तुम सच में सिचुएशन को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। अगली जनरेशन के डिसाइपल्स में से केवल कुछ ही हैं जो कि यहाँ पर बैप्टिज्म की पावर को सरपास कर पा रहे हैं और बस केवल ये दिक्कत ही यहाँ पर पूरे पूरे प्लान को तबाह कर सकती है। वुजिन कहता है कि ये सब इसी वजह से क्योंकि वो एक ऐसी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है जो कि अभी तक उसकी बॉडी के अंदर सही तरीके से सेटल नहीं हो पाई थी। और यंग मास्टर सोयोंग, इसी वजह से पहले भी मेरे यहाँ पर डाउट्स थे कि आखिर क्या वजह थी कि आपने यहाँ पर नामगोन क्लैन के यंग लॉर्ड को यहाँ पर इस चीज के अंदर इन्वॉल्व किया। वो कहता है कि ये तो नेचुरल सी बात है क्योंकि उसकी यहाँ पर जरूरत थी। वुजिन कहता है कि उसके बेकार से टैलेंट के बाद भी, पर वो कहता है कि लाइटिंग ड्रैगन के स्किल्स बिल्कुल भी बेकार नहीं है। तुम ये सब इसी वजह से कह रहे हो क्योंकि तुम्हें काफी बुरा लग रहा है कि लाइटिंग ड्रैगन को यहाँ पर बैप्टिज्म में मिला। पर ये सुनने के बाद वुजिन थोड़ी देर तक तो शांत था, पर अगले पल यहाँ पर वो उठा के लगाकर हंसना चालू कर देता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि हे यंग लॉर्ड सुंगियोंग, अपनी ये घटिया सी बातों को करना बंद करो। भले ही तुम उसे यहाँ पे शूटिंग स्टार या फिर बैप्टिज्म या फिर जो भी कहना चाहो वो सब कहते हो, वो सब बकवास है। मैं अभी भी सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। सुनियोंग कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम लोगों के बीच में तुम एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश क्यों कर रहे हो जब हम सभी केवल एक ही नाव के अंदर सवार हैं। क्या तुम हमसे सच में इतनी ज्यादा नफरत करते हो। वो जिन हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर चीजों को कुछ गलत समझ रहे हो। अगर मैं सच कहूँ तो यहाँ पर मेरे ऊपर तुम्हारा भी काफी ज्यादा अच्छा सा इंप्रेशन जमा हुआ था और ये चीज मैं सच बोल रहा हूँ। सोयोंग कहता है पर अगर ऐसा है तो आखिर तुम उस लड़के का इतना ज्यादा फेवर क्यों ले रहे हो जो कि वहाँ पर है। वुजिन कहता है कि जो रीजन है वो सच में कुछ जरूरत से ज्यादा ही सिंपल है। मेरे लिए अगर मैं बताऊं तो ये दुनिया जिसके अंदर कोई भी कलर नहीं था और हर एक चीज पूरी तरह से ग्रे हो गई थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं यहाँ पर बिना किसी बेरंग दुनिया के अंदर चल रहा हूँ। सारे की सारी दुनिया के कलर पूरी तरह से उड़ गए थे। पर एक दिन अचानक ही मुझे यहाँ पर एक काफी ज्यादा ताकत और एक अजीब तरीके की रोशनी दिखी। नहीं, कुछ उससे भी काफी ज्यादा ताकतवर, एक ऐसी रोशनी जो कि इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि वो अपने आसपास की हर एक चीज के अंदर रंग भर रही थी। तो आखिर मेरी आंखें उसकी तरफ खिंचकर क्यों नहीं जाती। और अगर इसी तरीके से मैं तुम्हारे बारे में कहूँ तो तुम्हारे अंदर से भी एक लाइट निकलती है। इसी वजह से मैंने कहा कि मेरे ऊपर तुम्हारी काफी ज्यादा अच्छा इंप्रेशन है और ये बस उसके साथ एक कंपैरिजन है और कुछ नहीं। और वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता तभी वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। पूरे में धुआं धुआं फैल गया था। लोग कंफ्यूज थे। वो कहते कि आखिर ये किस तरीके का धुआं है, ये काफी ज्यादा गर्म है और मुझे अजीब सी चीज महसूस हो रही है। सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। उन्हें अजीब तरीके की गंध महसूस हो रही थी जैसे कि यहाँ पर किसी बदबूदार चीज को गर्म कर पूरे में उसका धुआं फैला दिया गया हो। और हमें दिखता है कि जॉन का पैंट पूरे से सूखा हुआ था। तो तुम ये समझ सकते हो कि आखिर लोगों की नाक के अंदर क्या जा रहा था। और चुयन उसके सामने खड़ा हुआ था जिसके बाद अनाउंस किया जाता है कि चुयन यहाँ पर जीत चुका है। और वुजिन ये देख काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है कि बिल्कुल जैसा कि मैं तुमसे यहाँ पर चाहता था, तुम बिल्कुल वैसे ही चमको जैसे कि तुम हमेशा चमकते हो, जैसे मैं हर दिन अपनी आंखों से एक नया रंग देख सकूं। पर चुयन जिसने उसकी डिमोनिक
एनर्जी को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया था, वो इसकी वजह से कहता है कि हाँ अब तो लग गए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जॉन का सीन दिखाते हैं कि वो अपने रूम के अंदर आकर चिल्लाते हुए कहता है कि वो जा चुकी है, वो एनर्जी मेरी जा चुकी है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उसे याद आता है कि चुईये ने किस तरीके से उसे बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था और उसने यहाँ पर अपनी पैंट तक गीली कर दी थी, इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मूरोंग जो कि उसके सामने बैठी हुई थी वो अपना नाखून खाते हुए कहती है, लगता है कि ये पूरा सा पागल हो चुका है, मुझे पहले ही सगाई को करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और अब इस तरीके की चीज है, ऐसा लगता है कि काफी दिक्कत देने वाली है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जब तक नामगोन क्लैन मेरी मदद करता रहेगा तो इसका मेरी तरफ होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर मैं सीधे सीधे बोलूं तो मुझे यहाँ पर हेवली सुप्रीम की मदद करनी होगी, पर मैं इस चीज के लिए काफी ज्यादा बीमार हूँ। आखिर और कितने लंबे समय तक मुझे इसी तरीके से अपने मेरिडियंस की चिंता करते हुए जीना होगा। अगर जो मेरे मेरिडियंस के अंदर की जमी हुई बर्फ है वो सीजन के साथ यहाँ पर मेल्ट हो जाती तो कितना ज्यादा अच्छा होता। और उसे चुयन का वो हाथ महसूस होता है और वो कहती है कि काश मैं फिर से एक और बार उसे यहाँ पर महसूस कर पाती। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें चुयन को मोयोन के साथ दिखाते हैं, जहाँ पर वो उसे कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा कमाल का था, आपकी अचानक इस तरीके की बड़ी हुई ग्रोथ को देखकर मैं काफी ज्यादा मूव्ड हूँ। पर वो कहता है कि इस तरीके की बातों को बंद करो, अगर मैं तुम्हारे बारे में कहूँ तो तुम्हारे ऊपर से जैसे मेरी नजर हटी तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया और तुम टॉप रेट के अंदर चले गए। पर मोयोन हंसते हुए कहता है कि ये तो पूरी तरह से नेचुरल है गू क्लैन के किसी गार्ड के लिए, पर इस सब के अलावा आखिर में आपने इतनी सारी चीजें जल्दी खत्म कैसे कर ली थी। वहाँ पर एक बैरियर जैसा बन गया था जिस वजह से मुझे चीजें सही तरीके से नहीं दिखी। पर चुयन यहाँ पर बहाना बनाना चालू कर देता है और वो कहता है कि बिल्कुल मेरे फिल्म विल आर्ट की वजह से, और क्या। साथ ही वो सोचता है कि अगर मैं उससे यहाँ पर क्या कहूँ कि आखिर असल में वहाँ पर क्या हुआ था, कि असल में अंदर मैं पागलों की तरह अपनी गर्मी को इसी वजह से बाहर निकाल रहा था जिससे मैं कमीने लाइटिंग ड्रैगन के पैंट को सुखा सकूं क्योंकि उसने अपना पैंट गीला कर दिया था। ये तो काफी अच्छा है कि उस इन्फॉर्मेशन के लीक होने से पहले वहाँ पर मैंने सही समय पर एक बैरियर बना दिया था। पर वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ तो मुझे काफी ज्यादा आराम करने की जरूरत है। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो उसके दिमाग में बस एक ही चीज आ रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि चीजें फिर से वैसी जरूर हो सकती हैं। पर आखिर उस कमीने के साथ दिक्कत क्या है कि उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था और उसे वो डिमोनिक एनर्जी के बारे में याद आता है कि किस तरीके से वो उसके ऊपर मुस्कुरा रही थी और वो सोचता है कि वो अजीब तरीके की एनर्जी जो कि उसके अंदर से निकल रही थी, लाइटिंग ड्रैगन उसे अपना बनाने की बात कर रहा था। पर आखिर उस कमीने को आखिर ये एनर्जी मिली कहाँ से होगी। मैंने इसके बारे में जानने की बहुत ज्यादा कोशिश करी पर आखिर में मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। पर अभी के लिए मुझे बिल्कुल भी कोई डिमोनिक एनर्जी जैसी नहीं लगी थी। अगर मुझे फिर से बिल्कुल वैसा महसूस होता है जैसा कि उस एग्जैक्ट अपोनेंट के साथ हुआ था, पर वो कुछ आगे बोल पाता अचानक वहाँ पीछे से सियोल आती है जो कि उसके ऊपर जंप करने लगती है और वो चिल्लाते हुए कहते कि यंग मास्टर आपका आज का ये मैच काफी ज्यादा कमाल का था। पर तभी चुइन पीछे की तरफ हट जाता है और सियोल मुंह के बल आकर नीचे गिर जाती है। वो कहता है कि आजकल तुम कुछ से ज्यादा ही बाहर जाने लगी हो, क्या तुमने मेरा आज का मैच देखा था। वो रोते हुए कहती है कि मैंने सुना है कि बस केवल अब जरूरी मैच ही यहाँ पर बचे हुए हैं और मैंने बड़ी सिस्टर के साथ यहाँ पर बैठकर आपके मैच को देखा था। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर मैंने होंग से बालों को स्टाइल करना सीख लिया है, इसलिए प्लीज मुझे आपके बाल बनाने दीजिए। चुयन कहता है कि नहीं, वैसे भी अभी यहाँ पर कोई स्पेशल इवेंट नहीं है। पर वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों के जादू के साथ चुयन से कहती है कि प्लीज इस बार मुझे सच में काफी ज्यादा भरोसा है। ये सुनने के बाद चुयन मोयोन से कहता है कि सच में ये उसने सीखा है। पर वो नजर घुमाते हुए कहता है कि हाँ, बैंक्वेट के बाद से मैंने देखा है कि ये हर रात प्रैक्टिस करती थी। जिसकी अगली सीन में हमें दिखता है कि सोयोल और बीए वहाँ पर आ गए थे, जहाँ पर वो कहती है कि सच में आज तो आपने काफी ज्यादा कमाल कर दिया। आपके हाथ से फिल्म से निकलने वाला एक बुल्फ निकला था, वो सच में काफी ज्यादा कमाल का था। पर अगले ही पल जैसे ही वो लोग यहाँ पर चुयन के बाल देखते हैं तो वो लोग हैरान से रह जाते हैं। वो लोग भी कंफ्यूज थे कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और चुयन मुंह बनाते हुए गुस्से में सियोल से कहता है कि आखिर वो लोग इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। तो ये देखकर वो उसे चिल्लाते हुए कहती प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जिसके बाद चुयन उसका सिर सुजाकर उसे बाहर खड़ा कर देता है। जिसके बाद वो तीनों ही आपस में बातें करना चालू कर देते हैं। चुयन बीए से कहता है कि तुम भी अपने 4th राउंड तक आ चुकी हो। सोयोल कहती है क्या इसका मतलब मुझे तुम दोनों के बीच में भी यहाँ पे एक मैच देखने को मिलेगा। पर बीए कहती है कि तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ड्रॉ चल रहा है, तो न जाने कौन किसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ ये तो पूरी तरह से सच है। पर वहीं बीए सोयोल और चुयन को एक दूसरे से बात करता हुआ देखकर कहती है मुझे आखिर ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि आखिर अचानक तुमने सोयोल से यहाँ पर काफी कंफर्टेबली बात करना चालू कर दिया कि यहाँ पर कुछ हुआ है। तो वो बताता है कि हाँ, इसने मुझसे कहा था कि अगर हम लोग टूर्नामेंट में एक दूसरे से मिलते हैं तो तुम मुझसे यहाँ पर कैजुअली बात करोगे। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, पर भले ही मैं यहाँ पर अपने प्रॉमिस को पूरा
नहीं कर पाई, पर फिर भी उन्होंने यहाँ पे चीज को एक्सेप्ट कर लिया। पर ये सुनकर वो मुंह बना लेती है। चुयन कहता है कि क्या हुआ, आखिर क्या तुम भी यहाँ पे मुझसे कुछ कहना चाहती हो? पर वो कहती है कि कुछ भी नहीं, वैसे भी तुम मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं देते। मैं कितने समय से यहाँ पर तुमसे डोल का कह रही थी, पर तुम हर बार उससे निकल कर चले जाते थे। चुयन कहता है कि प्लीज मुझे इस चीज के लिए माफ कर दो। वो कहती है कि पर नहीं, इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसा कि सियोल ने कहा, हम लोग टूर्नामेंट के अंदर मिलने वाले हैं, तो इस बार तो ये चीज बिल्कुल होकर रहेगी और तुम इसे बिल्कुल भी डॉज नहीं कर सकते। क्यों, मैंने सही कहा ना? तो चुयन भी ये सुनकर कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जिसके बाद से शिफ्ट होता है और नरेटर कहता है चीजें बिल्कुल भी वैसी नहीं हो रही थी जैसा कि बीए ने यहाँ पर सोचा था। हमें सेमीफाइनल के ड्रॉ के बारे में दिखाया जाता है। चुयन का मैच यहाँ पर मोरेयोंग से होने वाला था और दूसरी तरफ बीए का भी मैच यहाँ पे फिक्स हो चुका था और उसका अपोनेंट सोनेयोंग होने वाला था। और उसके अंदर से निकलने वाले डार्क डिजायर उस हंसते हुए कहते हैं कि आखिरकार अब एक ऐसा स्टेज जो कि मेरे लिए है वो ज्यादा दूर नहीं है। पर चुयन इसकी वजह से थोड़ा सा परेशान हो रहा था। वो सोच रहा था कि बीए के साथ बिल्कुल वैसा ना हो जैसा कि सोयोंग के साथ यहाँ पर हुआ था। वो सोचता है कि काश उससे पहले यहाँ पर मेरा सामना उससे होता, पर चीजें बिल्कुल वैसी नहीं हो रही हैं जैसा कि यहाँ पर सोचा था। बीए जो कि साइड में खड़ी थी वो कहती कि आखिर तुम इस तरीके से क्यों देख रहे हो? चुयन ये सुनकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि नहीं, मैं नीचे नहीं देख रहा था, आखिर तुम यहाँ पर कब आ गई? पर वो कहती है कि अभी अभी तुम्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं है कि जैसे कि तुम यहाँ पर खुद के मैच के बारे में सोच रहे थे, तुम्हें चीज की चिंता हो रही है कहीं मैं यहाँ पर हार न जाऊं। ये सुनकर वो अपनी आंखें चुराते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही वो सोचता है कि ये चीज सच है कि बीए की जो स्किल्स हैं वो यहाँ पर जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उन लोगों से काफी ज्यादा ताकतवर है। पर फिर भी मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही है कि जो सोनेयोंग है वो यहाँ पे कुछ छुपा रहा है जो कि मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रही है। बीए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए चुयन से कहती है कि ये चीज पूरी तरह से ठीक है, तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे ऊपर भरोसा करो। अब भी स्टेज के ऊपर जाकर खड़ी हो चुकी थी। वो लंबी सी सांसें लेते हुए सोचती है कि यहाँ पर कई सारे लोग हैं, पर फिर भी जो मेरी सांसें है वो अभी भी आराम से चल रही हैं, क्योंकि इन सबके बीच में बैठकर वो जरूर मुझे देख रहा होगा। सोनेयोंग की आवाज आती है कि मुझे चीज का कोई भी आइडिया नहीं था कि लाइटनिंग ड्रैगन की सच में इतनी ज्यादा बड़ी खूबसूरत सी बहन है। और वो आगे कहता है कि हम लोग बैंक्वेट में थोड़ा बहुत एक दूसरे से मिल पाए थे, और वो अपने बारे में यहाँ पर अनाउंस करता है। बीए भी अपने बारे में बताती है और वो सोचती है कि ये चीज काफी ज्यादा अजीब है, ये बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा जैसा कि पहले था। इस इंसान को देखकर लगता नहीं जैसे कि इसके ऊपर एक खरोच भी आई हुई हो, पर फिर भी न जाने किस वजह से मेरा इसके बिल्कुल भी पास जाने का मन तक नहीं कर रहा। फिर अनाउंस करना चालू किया जाता है और कहा जाता है कि चलो इस मैच को चालू करते हैं। सोनेयोंग जैसे ही आगे बढ़ना चालू करता है उसे यहाँ पे काफी ज्यादा इंटेंस प्रेशर महसूस होना चालू हो जाता है। वो कहता है कि आगे ये किस तरीके का प्रेशर है, मैं अपने पैर को यहाँ पर जरा सा भी नहीं हिला पा रहा। बीए आगे बढ़ते हुए कहती है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आ रहे तो मैं आगे तुम्हारी तरफ बढ़ना चालू करूंगी। और ये कहते हुए वो अपने प्रेशर के साथ अपनी लाइटिंग एनर्जी को रिलीज करते हुए एक एक कर अपना कदम बढ़ाते हुए उसकी तरफ आ रही थी, जिसके बाद वो अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर हमला करने लगती है। सोनेयोंग जो कि बहुत बुरी तरीके से घबराया हुआ था, वो बस जैसे तैसे कर अपने पैरों को हिलाना चाहता था। और जब वो देखता है कि बीए ने अपनी तलवार को घुमा दिया था, ये देखकर वो घबराते हुए जैसे तैसे कर बड़ी मुश्किल से अपनी जगह से हट पाता है। जिसके बाद वो आकर बीए के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। बीए उसे देख लेती है और बड़े ही आराम से उसकी तलवार से उसके अटैक को यहाँ पर काउंटर कर लेती है। ये देखकर वो भी परेशान था कि मेरी बॉडी काफी ज्यादा हैवी से महसूस हो रही है, और इस सब के बाद भी कि मैं अपने शरीर की काफी ज्यादा इंटरनल एनर्जी को यहाँ पर इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, पर फिर भी मैं बड़ी मुश्किल से बस केवल इसी तरीके काउंटर अटैक कर रहा हूँ। वो फिर से कोशिश करता है और अपनी तलवार को घुमाता है। बीए बड़ी आराम से उसकी तलवार को रोक लेती है। वो सोचता है कि ये सच में लाइटनिंग ड्रैगन से एक अलग ही लेवल पर है, ये नामगोन क्लैन की ट्रू सोर्ड्समैनशिप है। बीए अपनी तलवार को घुमाती है और सोनेयोंग को धक्का लगता है और वो सरकते हुए काफी ज्यादा पीछे आ जाता है। जिसके बाद बीए आगे बढ़ना चालू करती है। लगातार वो उसके ऊपर हमले किए जा रही थी। वो लगातार पीछे की तरफ होता जा रहा था, पर बार बार उसकी तलवार के अटैक को रोक रहा था। बीए ने उसे कोने में लाकर खड़ा कर दिया था और वो परेशान होते हुए कहता है कि मुझे इस चीज के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, सभी चीजों को छोड़कर आखिर ये चीज यहाँ पर ही कैसे हो सकती थी? ये स्टेज बस केवल मेरे लिए है जहाँ पर मैं अकेला चमक सकूं। चीज इस तरीके से बिल्कुल भी खत्म नहीं होनी चाहिए थी। बीए अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अपना आखिरी अटैक करने वाली थी, पर यहाँ पर चुयन तक ये देख कर सरप्राइज रह जाता है। उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो सोचता है कि आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। और हमें उसकी तलवार के ऊपर वही डार्क एनर्जी दिखती है। हमें दिखता है कि उसकी तलवार के अंदर से काफी ज्यादा तेजी से वो डार्क एनर्जी निकलना चालू हो चुकी थी। चुयन को इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोचता है कि ये कमीना भी बिल्कुल वही एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है जो कि लाइटनिंग ड्रैगन कर रहा था। सोनेयोंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि सच में नामगोन क्लैन की लेडी ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव था। ये मेरा पहली बार था कि मुझे इस तरीके से स्ट्रगल करना पड़ा हो। बीए जो इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा घायल हो गई थी, उसके मुंह से खून आना चालू हो जाता है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। वो सोचती है कि आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, मुझे वो दिखा ही नहीं। और सोनेयोंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने इस चीज को रियलाइज कर लिया कि तुम एक ऐसे दुश्मन नहीं है जिसको मैं यहाँ पर इसी तरीके से होल्ड कर सकता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। और ये कहकर वो बीए के ऊपर फिर
फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। बीए घबरा कर जल्दी से अपनी तलवार को उठाती है और जैसे तैसे कर उठकर उसके तलवार के अटैक को ब्लॉक करना चालू कर देती है। अब पास पूरी तरह से पलट चुका था। बीए पीछे की तरफ जा रही थी। सुन योंग लगातार उसके ऊपर हमले किए जा रहा था और वो तो यहाँ पर उसे मार्क करते हुए कहता है कि तुम भी इसे काफी अच्छी तरीके से रोक पा रही हो। सच में तुम तो काफी ज्यादा कमाल की हो। वो स्ट्राइक जो कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर लगी थी उसके बाद तो तुम तो काफी ज्यादा कपकपा रही होगी। बीए जो कि लगातार उसके अटैक्स को रोक रही थी वो कहती कि ये काफी ज्यादा ऑफल है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं मुझे यहाँ पर उल्टी ना हो जाए। ये एक अजीब तरीके की फीलिंग है जो कि मुझे महसूस हो रही है। वो अपनी नाक बंद करे हुए बस यही सोच रही थी कि जितने ज्यादा जल्दी हो सके मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। काश हो पाता तो मैं उसके पास जाना चाहती थी। और तभी उसका ध्यान चुयन के ऊपर जाता है जो कि काफी ज्यादा घबराहट भरी नजरों के साथ उसकी तरफ देख रहा था। ये देखकर वो भी शौक थी। वो कहती कि रुको, मैंने तो उससे वादा किया था कि तुम मेरे ऊपर भरोसा रखना, पर मैंने कभी भी उसे इस तरीके के एक्सप्रेशन बनाते हुए नहीं देखा। मैं हमेशा ही अपनी इस लाचारी से काफी ज्यादा नफरत करती थी। मैं हर बार यही सोचती थी कि आखिर मैं उन लोगों में से कोई एक क्यों नहीं हूँ जो कि यहाँ पर दूसरे लोगों की मदद करते हैं। और मैंने इस चीज का भी एहसास किया कि जब मैं उसके करीब रहती थी तो मैं कितनी ज्यादा खुश रहती थी, पर मैं हमेशा ही उसे इस तरीके से पकड़कर नहीं बैठ सकती। इसलिए यहाँ पर मुझे इस चीज को प्रूव करना होगा कि यहाँ पर मैं खुद से भी खड़ी हो सकती हूँ। और हमें दिखता है कि सुन योंग काफी भयानक सा दिख रहा था। यहाँ पर वो उसके ऊपर आखिरी हमला करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि बस अब यहाँ पर रुक जाओ, पर भी ये उसके अटैक को यहाँ पर ब्लॉक कर लेती है। वो कंफ्यूज था। वो कहता है क्या तुमने इसे ब्लॉक कर लिया? और ये आवाज जो कि इसकी तलवार से निकली थी ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही साफ थी कि ये यहाँ पर अपने हिडन कार्ड को इस्तेमाल करने वाली है। नहीं, इसको देखकर ऐसा लगता नहीं है जैसे कि इसके पास यहाँ पर कुछ है जिसको वो यहाँ पर हैंडल कर सकती हो। मुझसे ये मत कहना। और बीए जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी वो कहती है कि ऐसी कोई भी स्ट्रिंग्स नहीं है और उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए आगे कहती है कि बस मुझे फोकस करना है। जिसके बाद वो दोनों ही काफी ज्यादा इंटेंसली एक दूसरे के साथ लड़ना चालू कर देते हैं। वहाँ पर सच में काफी ज्यादा कमाल का सीन दिख रहा था। जिसके बाद वो दोनों ही दूर दूर आकर खड़े हो जाते हैं और बीए उससे कहती है कि मैं ये कर सकती हूँ। और उसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। साथ ही वो आगे बढ़ते हुए कहती है कि मुझे इस चीज की बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, भले ये थोड़े से धीरे हो पर ये पूरे परफेक्ट होना चाहिए। और उसकी नजरों में एक अजीब तरीके का पाथ दिख रहा था। ये देखकर वो कहती है कि आखिर क्या वजह है जिस वजह से मैं यहाँ पर इस पाथ को सेंस कर पा रही हूँ। जिसके बाद वो उसी के हिसाब से यहाँ पर आगे बढ़ना चालू कर देती है। पर सुनी योंग सोचता है कि अभी तक तो इसको यहाँ पर पूरी तरह से हार जाना चाहिए था, तो आखिर ये यहाँ पर इस तरह की स्लो मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए क्या करने की कोशिश कर रही है। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा कि मुझे सेओलवा के साथ महसूस हुआ था। और इसलिए वो भी अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा फ्रीली रिलीज करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं अपनी डिवाइन एनर्जी को यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा और मेरी ये तलवार इस चीज को मेक श्योर करेगी कि तुम कभी भी फिर से मेरे सामने इस तरीके से खड़ी ना हो पाओ। जिसके बाद वहाँ पर इस एनर्जी का काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है जिसके अंदर से वो बाहर निकल कर आता है और वो दोनों ही अपनी टेरिफाइंग एनर्जीज के साथ यहाँ पर एक दूसरे से टकराने के लिए एक दूसरे के सामने आ चुके थे। और जैसे ही वो दोनों अपनी तलवारों को एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। वो दोनों ही अपने आखिरी अटैक्स करने के बाद एक दूसरे को पीठ दिखाकर खड़े हो गए थे और एक आवाज आती है कि शायद ये चीज पूरी तरह से काफी होगी। और अगले ही पल बीए की तलवार चकनाचूर हो जाती है और उसी के साथ वो भी बेहोश होकर वहाँ पर गिर गई थी। जिसके बाद अनाउंस किया जाता है कि सुन योंग यहाँ पर जीत चुका है और हम एक आदमी की परछाई दिखाई जाती है जो कि कहता है कि बच्चे ये बिल्कुल वही पाथ था। और बीए ये सुनकर मुस्कुरा रही थी। अब बीए की आंखें खुलना चालू होती हैं। सियोल कहती है कि हाँ वो आंखें खोल रही है। सोयोल कहती है तो तुम उठ गई बीए बीए। ये सुनकर वो कहती है कि ये आवाज तो, और तभी उसकी आंखें पूरी तरह खुल जाती है और वो सियोल और सोयोल दोनों को अपने सामने देखती है और वो उन दोनों से ही पूछती है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। वो लोग बताते हैं कि तुम मेडिकल चेम्बर के अंदर हो, तुम्हारा मैच सोयोंग से चल रहा था जिसके बाद उन लोगों ने तुम्हें यहाँ पर भेज दिया। बीए को याद आता है कि बिल्कुल मैं हार गई थी, पर सोयोल चिल्लाते हुए कहती है कि सब के बाद भी तुम काफी ज्यादा कूल थी। मैंने तुम्हारे तलवार के अंदर से निकलने वाली वो आवाज सुनी थी, वो लास्ट मूव जो कि तुमने इस्तेमाल किया था, सच में ऐसा लगा था जैसे कि तुम एक रियल वेव हो। सोयोल कहती है कि बिल्कुल वो किसी डांस की तरह लग रहा था, पर आखिर वो मूव तुमने कब सीखा। बीए भी इस चीज के बारे में याद करने की कोशिश कर रही थी और वो सोचती है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। कि ये चीज तब शुरू हुई थी जब तलवार के अंदर से रिंगिंग होना चालू हो गई थी। उसके बाद मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस केवल वो पाथ के जहाँ पर तलवार को फ्लो करना चाहिए था। और इसके अलावा आखिर में मुझे कुछ दिखा था। आखिर वो कौन था? ना ही वो मेरे फादर थे और ना ही मेरे ग्रैंडफादर थे और ना ही उन लोगों में से कोई ऐसा इंसान था जो कि नामगोन क्लैन के अंदर जिसको मैं जानती हूँ। तो आखिर अचानक ही मुझे उस आदमी की आवाज सुनाई क्यों दे रही थी? मुझे बिल्कुल वो किसी सपने की तरह लग रहा है। सोयोल उससे पूछती है कि बीए क्या तुम पूरी तरह से ठीक हो?
तुम्हारे चेहरे का रंग पूते से उड़ गया है। वो कहती कि सारी चीजें ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, पर आखिर वो कहाँ पर है। सोयोल बताते कि चुयेन तो यहाँ से जा चुका है क्योंकि अगले डुअल उसका ही है। ये सुनने के बाद वो कहती है क्या सच में? अगर ऐसा है तो मुझे जाना होगा। और उसका शरीर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। सोयोल उसे समझाती है कि तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए क्योंकि तुम्हें चोट लगी है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें यहाँ पर आराम करना होगा। और सियोल उससे कहती है कि यंग मास्टर वापस जल्दी ही आ जाएंगे तो तुम्हें इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि मैं तुमसे इस चीज के बारे में कहूँ कि उन्होंने तुम्हारे मैच को आखिरी तक देखा था, तो अब उनकी बारी है कि वो तुम्हें यहाँ पर दिखा दे। तब तक के लिए तुम्हें काफी अच्छे तरीके से आराम करना चाहिए। बीए ये सुनने के बाद अपनी जगह पर जो बैठी हुई थी अचानक ही वो बिस्तर के अंदर घुस जाती है। सोयोल भी ये देखकर थोड़ी सी कंफ्यूज थी। वो कहती है क्या कर अचानक कि तुम लेट क्यों गई? बीए जो कि कावसा शर्माते हुए कहती है कि उसने कहा है कि मुझे काफी अच्छे तरीके से आराम करना है, इसलिए मैं यहाँ पर आराम कर रही हूँ। और ये देखकर वो दोनों भी अजीब सा मुंह बना लेते हैं कि सच में ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही अजीब है। इसने ये बात तब बिल्कुल भी नहीं सुनी जब मैं यहाँ पर इसे चिल्ला चिल्ला कर ये चीज समझाने की कोशिश कर रही थी। अब उनके अगले राउंड को यहाँ पर चालू किया जाता है जहाँ पर चुयेन और मोरेयोंग एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। मोरेयोंग कहती है कि ये मेरी बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है, पर आखिर में हमें एक दूसरे का सामना तो करना ही होगा। अगर मैं पहले के बारे में सोचूं, इसकी व्हील आर्ट के बारे में जो कि लाइटिंग ड्रैगन का सामना करते हुए मैंने देखी थी, देखकर ऐसा लग रहा था कि उस समय पर भी वो वहाँ पर होल्ड बैक कर रहा था। और द नॉर्थर्न ओशन आइस पैलेस, मास्टर ऑफ द नॉर्थर्न सी एंड रूलर ऑफ द स्नो लैंड्स, मेरी मरी हुई माँ जिसकी ये लीनियज थी, और मेरे फादर जो कि क्लैन के पॉलिटिक्स के अंदर चले गए बस केवल मेरे माँ के प्यार के लिए। उन दोनों में से किसी ने भी इस चीज की उम्मीद नहीं करी होगी कि उनकी लड़की को यहाँ पर क्यू ब्लॉकेज हो सकती है और साथ ही आइस पैलेस का वो कर्ज भी मिला हो सकता है। अगर मैं क्यू ब्लॉकेज को हटाना चाहती हूँ तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने मार्शल आर्ट को इम्प्रूव करना होगा। इसी वजह से मैंने अपने प्रेजेंस और सेंस को यहाँ पर रिगार्ड किया, और जिस इंसान का मैं यहाँ पर सामना कर रही हूँ उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं था। और वो कीमत जो कि मैं यहाँ पर चुका रही हूँ वो सच में उससे काफी ज्यादा बड़ी है। मुझे यहाँ पर जबरदस्ती अपने फादर को ज्वाइन करना होगा, पर फिर भी मैं यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर सकती हूँ। और जब मैच को चालू किया जाता है तो वो सोचती है कि आखिरकार अब मुझे मौका मिल गया है कि मैं उसकी फ्लेम आर्ट को यहाँ पर काफी ज्यादा करीब से देख सकती हूँ। चुयेन अपनी आग को निकाल कर फैलाना चालू करता है। मोरेयोंग कहती है कि सच में करीब से ये आग काफी ज्यादा कमाल की है, पर इसके बाद भी मेरे तलवार के ऊपर जमी हुई बर्फ बिल्कुल भी नहीं हिल रही। मेरे शरीर के अंदर की जमी हुई बर्फ अभी भी काफी ज्यादा कड़क है। और वो इसके बारे में कुछ और सोचती तभी चुयेन उससे कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना। ये देखा वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी। वो कहती कि किस वजह से, तो चुयेन यहाँ पर अपनी आग को और भी ज्यादा तेजी से रिलीज करना चालू कर देता है। उसकी टेरिफाइंग एनर्जी को देखने के बाद मोरेयोंग काफी कंफ्यूज से रह गई थी। वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहती है कि ये काफी ज्यादा गर्म है कि जो मेरे शरीर के अंदर की सर्दी थी वो पूरी तरह गायब हो चुकी है, पर आखिर ऐसा कैसा हो सकता है। और तभी उसी चीज का एहसास होता है कि चुयेन को काफी ज्यादा जल्दी है, इसलिए वो परेशान होते हुए कहती है कि ये चीज कुछ जरूरत से ज्यादा ही अनफेयर है, क्यों तुम्हें ऐसा नहीं लगता? जिसके बाद वहाँ पर जो चुयेन की बनाई हुई एनर्जी का बैरियर था वो बढ़ना चालू हो जाता है। चुयेन अपने पंच को तैयार करते हुए कहता है कि तुम इसकी ज्यादा चिंता मत करो क्योंकि इससे तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा। जिसके बाद वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और दूर से भी इस धमाके को देखा जा सकता था क्योंकि ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही बड़ा और भयानक था। और दूसरी तरफ हमें अलायंस लीडर और उनके लड़के को बैठा हुआ दिखाते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम उस वादे को भूल चुके हो जो कि हम लोगों ने यहाँ पर एक दूसरे से किया था। वो कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं भूला हूँ। अलायंस लीडर कहते हैं तो आखिर फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुमने डिवाइन एनर्जी को इस्तेमाल किया था, पर मैंने तुम्हें बताया था कि वो एक काफी ज्यादा बड़ी वार्निंग के साथ आता है कि उसकी वजह से तुम अपने आप को पूरी तरह खो सकते हो। क्या ऐसा नहीं है? मैंने तुम्हें इसलिए अलाउ किया क्योंकि तुमने इस चीज का वादा किया था कि तुम इसे तब तक इस्तेमाल नहीं करोगे जब तक तुम 20 के नहीं हो जाते। तो अगर तुमने उसे तो ज्यादा जल्दी इस्तेमाल करने के बारे में क्यों सोचा? पर सुनिए योंग जो कि अपने आप में ही पूरी तरह खोया हुआ था, उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो कहता है कि क्यों, क्या उन्हें चीज के बारे में नहीं पता कि मैं चीज को बिल्कुल भी एडमिट नहीं कर सकता कि वहाँ पर मुझे काफी ज्यादा डर महसूस हो रहा था, वो एंग्जाइटी महसूस हो रही थी, मुझे वहाँ पर हारने का डर महसूस हो रहा था। और डिवाइन एनर्जी बस केवल वही सेंस कर सकते हैं जिनके पास वो है। और फादर को भी इसके बारे में इसलिए पता चल गया क्योंकि उनके पास भी ये है। फादर को तो इस चीज के बारे में सही से पता भी नहीं है कि आखिर असल में मेरे साथ हो क्या रहा है, या फिर नहीं, मुझे ये कहना चाहिए कि उन्हें पता है पर वो इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। और अगर सच में ऐसा है तो इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो उससे कहता है कि फादर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा धैर्य कुछ जरूरत से ज्यादा ही कमजोर है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, पर आगे से मैं चीज के ऊपर और भी ज्यादा ध्यान रखूंगा जिससे आपका नाम यहाँ पे बिल्कुल भी बदनाम ना हो। और वो सोचता है कि बिल्कुल अगर मैं अपने एरा का यहाँ पे एक स्टार बन जाता हूँ जैसा कि उन्होंने मुझसे कहा था तो मेरे फादर जरूर इस चीज को समझेंगे। अलायंस लीडर परेशान होते हुए सोचते हैं कि अभी तक जो कि इसने यहाँ पर किया है उसके लिए मैंने सही तरीके से उसको यहाँ पर जरा सी भी अटेंशन नहीं दी है, पर हाल ही में मुझे इस चीज का जरा सा भी आइडिया नहीं है कि आखिर वो यहाँ पर क्या सोच रहा है। मुझे लगता है कि मुझे सेक्ट लीडर से मिलना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें चुयेन का सीन दिखाते हैं कि वो अपने रूम के अंदर वापस आ गया था
वो कहता है कि मैं यहाँ पर आ गया। सियोल भी उसको देखकर कहती है कि यंग मास्टर बी यहाँ पर उठ चुकी है। यंग मास्टर वापस आ गए। जैसे उसकी नींद खुलती है तो वो भी थोड़ी सी अजीब सी हो रही थी। वो कहती है क्या? चुयन कहता है क्या कर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? वो अपनी नाक पूछते हुए कहती है मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। पर चुयन कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में काफी अच्छे तरीके से पता है कि तुम सीधे ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर भाग जाओगी। पर बी मुंह बना लेती है। चुयन कहता है कि जरा तुम्हारी शक्ल देखो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अलाउ कर दूंगा बस केवल इस वजह से? बी फिर से मुंह बनाते हुए कहती है कि ये काफी अजीब है। सोयोल ने तो कहा था कि ये चीज काम करेगी। पीछे से वो कहती है कि बी मैंने तुम्हें ये इसलिए नहीं सिखाया जिससे तुम और भी ज्यादा ट्रेनिंग कर सको। चुयन सोयोल से पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर थी, तो वो बताती है कि मैं तो मिस मोरियन से मिलने के लिए गई थी। मैंने सुना है कि वो अपने क्लैन की फिजिशियन को अपने साथ लेकर आई है। चुयन कहता है कि ये तो काफी अच्छा है। वो पूछता है तो बताओ आखिर उसकी हालत कैसी है? वो बताती है कि उसके शरीर के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, पर जब से वो आपसे लड़कर आई है तब से वो एक अजीब तरीके का ही बिहेव कर रही है। वो कहती है कि मुझे गर्म महसूस हो रहा है, फिर से गर्म महसूस हो रहा है। चुयन ये देखकर परेशान होते हुए कहता है कि ये तो काफी अजीब है। मैंने अपनी स्ट्रेंथ को अच्छी तरीके से कंट्रोल किया था, पर अगर देखा जाए तो उसे इस चीज से कोई भी नुकसान नहीं हुआ, तो इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। पर अगर ओल्ड मैन शिन ये देखता तो वो जरूर मेरे ऊपर गुस्सा करता कि मुझे इस तरीके से अपनी क्यू को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक मैंने अपने डुअल के अंदर जरा सा भी एफर्ट तक नहीं डाला। पर अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो काफी समय से मैंने उसे यहाँ पर नहीं देखा है। जब भी मैं सोयोंग से मिला हूँ मुझे उसके अंदर से एक अजीब तरीके का इमोशन महसूस हुआ है, पर जब से मैंने उसे उस एनर्जी को इस्तेमाल करता हुआ देखा है तब से ओल्ड मैन शिन यहाँ से गायब हो गया है। पर फिर भी मैं अपने अंदर उसकी प्रेजेंस को यहाँ पर सेंस कर पा रहा हूँ। इसका मतलब यही है कि वो पूरे से गायब नहीं हुआ है। पर क्या वो डिमोनिक पावर जैसी कोई जो पावर है उसे यहाँ पर सबड्यू करने की कोशिश कर रहा था? पर आखिर ये पावर यहाँ पर आ कहाँ से रही है? मुझे इसके बारे में जितने ज्यादा हो सके और ज्यादा इन्फॉर्मेशन पाने की जरूरत है। तभी सोयोल उसे अपने ख्वाबों से बाहर निकालती है। वो कहती है कि कल फाइनल टूर्नामेंट है तो प्लीज इसे जरूर जीतिएगा। जिसके अगले सीन में सोयोन चुयन के सामने खड़ा हुआ था। वो कहता है कि यहाँ पर मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आखिर बैंक्वेट के समय पर आखिर क्या वजह थी कि तुम मुझे काफी ज्यादा गुस्से से देख रहे थे? क्या बिना जाने मैंने तुम्हें किसी तरीके से यहाँ पर ऑफेंड कर दिया है? तो प्लीज मुझे इस चीज के बारे में बताओ। चुयन कहता है क्या बिना तुम्हारे जाने? तो हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आएगी अगर मैं तुम्हें अभी ये बता भी देता हूँ। सुनो योंग ये सुनकर कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, मुझे नहीं पता कि आखिर वो क्या है, पर फिर भी मुझे उस चीज के लिए माफी मांगने दो। पर चुयन कहता है कि अपनी ये बकवास करना बंद करो, मुझे तुम्हारे जैसे किसी कमीने से कोई भी माफी नहीं चाहिए। तुम्हें इसके बारे में पता है कि मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचा था। मुझे लगा था कि तुम्हारे पास काफी एक अच्छा रीजन हो सकता है और किसी गलती की वजह से तुम अपनी जिंदगी में गलत रास्ते पर चले गए होगे। पर तुम्हें देखने के बाद ये चीज मुझे साफ साफ समझ में आ रही है कि जो तुम्हारा केस है वो पूरी तरह से अलग है। तुम हमेशा ये नाटक करते हो कि तुम काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो, तुम हर बार यही नाटक करते हो कि तुम एक अच्छे इंसान हो, पर तुम्हें लोगों से और भी ज्यादा अच्छा होने की जरूरत है। क्योंकि जब भी चीजें जरा से भी गलत होती है तो तुम लोगों को मारने के लिए तक तैयार हो जाते हो। तुम जन्म से ही अंदर से पूरी तरह से सड़े हुए इंसान हो, तुम्हारा जमीर पूरी तरह से मरा हुआ है और ये चीज तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेकार होती है कि जो तुम्हारा प्लान है वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। और ये चीज तुम्हें काफी गुस्सा दिला रही है क्योंकि जो तुम्हारा प्लान है वो मेरी वजह से सही तरीके से काम नहीं कर रहा। मैंने सही कहा ना? और अगर मैं तुमसे सच कहूँ तो ये अच्छाई का मास्क पहनकर मैं भी काफी ज्यादा थक चुका हूँ, इसलिए मैंने भी इसे यहाँ पर हटा दिया है। सुनिए योंग जो कि अभी तक यहाँ पर शांत खड़ा हुआ था, वो फिर से अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि गू क्लैन के हायर तुम्हारी मार्शल पावर सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। पर इस सब के बाद भी, और ये कहकर वो अपनी टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करने लगता है। सच में उसके अंदर काफी ज्यादा टेरिफाइंगली डिमोनिक एनर्जी निकलना चालू हो चुकी थी। और वो आगे कहता है कि पर इस सब के अलावा तुम सच में एक काफी ज्यादा घटिया इंसान हो। और ये कहकर वो अपना फॉर्म लेकर खड़ा हो गया था। और चुयन जो कि वहाँ पर मुस्कुरा रहा था वो भी अपनी टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल इसी तरीके से, चलो अब आ जाओ। जिसके बाद उन दोनों के इस फाइनल मैच को यहाँ पर चालू किया जाता है। वो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। सभी लड़कियां भी इस चीज की वजह से काफी टेंस थीं और बाकी सभी लोग भी इसकी वजह से पूरी तरह से तैयार हो रहे थे। चुयन और वो दोनों भी इस चीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और जैसे इस चीज को चालू किया जाता है वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उन दोनों की ताकत एक दूसरे से टकराती है और फिर बस केवल क्लैश की आवाज आना चालू हो जाती है। चुयन अपने मुक्के को तैयार करता है और उसके ऊपर मारता है, पर सुनिए योंग उसके इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता। वो इसकी वजह से सरकते हुए काफी ज्यादा दूर जाता है, पर वो अपने आप को संभालता उससे पहले चुयन पीछे आ गया था और वो एक जोरदार किक उसके चेहरे पर दे मारता है और सीधे उसे आसमान में पहुंचा देता है। वो अभी भी इच्छी से निकलने की कोशिश कर रहा था। वो गुस्से में नीचे की तरफ आते हुए कहता है कि अब तुमने मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। चुयन उसे सामने से आता हुआ देखता है, जिसके बाद वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ था। पूरे में धुआं धुआं फैल जाता है, पर हमें दिखता है कि चुयन ने वहाँ पर बड़े आराम से उसका हाथ को पकड़ा हुआ था और वो मुस्कुराकर कहता है कि चलो अब यहाँ पर मेरी बारी आ गई है, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी लगता है कि खत्म होने वाली
है। ये सुनने के बाद वो कंफ्यूज था। वो कहता है क्या ये मेरी डिवाइन एनर्जी को महसूस कर सकता है, पर इसने तो वो रिचुअल लिया ही नहीं है। पर अगले ही पल चुयन उसे गोल गोल घुमाना चालू कर देता है, इतने ज्यादा जोर से कि उसे यहाँ पर चक्कर आना चालू हो गए थे। वो अपने आप को संभालता है, पर अगले पल चुयन उसे जोर से पीछे की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से वो टिप्पे खाकर बहुत दूर जाकर गिरा था। जिसके बाद चुयन फिर से उसके ऊपर लगातार पंचेस और किक्स करना चालू कर देता है और उसके हर एक किक के साथ वहाँ पर धमाके हो रहे थे और सुनी योंग को यहाँ पर संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। इसकी वजह से उसकी कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी और वो जमीन पर पड़ा हुआ था। चुयन उसके सिर के सामने खड़ा था और वो अपनी फ्लेम एनर्जी से काफी भयानक सा मुक्का बनाता है और जोर से चिल्लाते हुए सीधे उसके चेहरे पर दे मारता है और इसकी वजह से निकलने वाले इम्पैक्ट सच में काफी ज्यादा भयानक था, जो कि आसमान को छू रहा था। दूसरी तरफ अलायंस लीडर ये देखकर कहते हैं कि मैंने उसे पहले ही वार्न किया था, पर चीज इस तरीके से खत्म हो गई। सच में गू क्लैन का वो लड़का एक अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल था। बस मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा लड़का इस चीज की वजह से पूरी तरह से न टूट जाए। और रेफरी यहाँ पर अनाउंस करने ही वाला था कि चुयन यहाँ पर जीत चुका है, पर वो भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक रह गया था, क्योंकि फिर से वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। ये देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है क्या, वो चिल्लाकर कहता है कि ये चीज पूरी तरह से काफी है, पर चुयन तो यहाँ पर लगातार उसके ऊपर मुक्का मारते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे भविष्य की चिंता करनी होगी कि आगे चलकर ये क्या करेगा, तो मुझे इस चीज को मेक श्योर करना होगा कि मैं इसके हाथ पैर यहाँ पर पूरी तरह से तोड़ दूं। और यही सोचकर वो लगातार उसके ऊपर अपने मुक्के दिए जा रहा था, पर सुनी योंग अचानक ही उसका हाथ यहाँ पर पकड़ लेता है। ये देखकर वो कंफ्यूज था कि इसने मुझे पकड़ लिया, पर अभी तक तो इसके शरीर की काफी सारी हड्डियां यहाँ पर टूट जानी चाहिए थी। उसके अंदर से एक डेमोनिक सी आवाज आती है कि ये तुम हो। चुयन कंफ्यूज था। वो उठकर कहता है कि मुझे लगा कि जैसे यहाँ पर कुछ टूट गया है, पर अब लगता है कि वो तो ये है, और आखिर तुम कौन हो, और अच्छा तुम भी इस बॉडी के अंदर हो। चुयन कंफ्यूज था। वो कहता है कि ये सोयोंग की आवाज नहीं है। चुयन के अंदर से एक आवाज आती है हंसती हुई सी, जो कि कहती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे और भी ज्यादा खाने के लिए चाहिए। चुयन कंफ्यूज और डरा सा हुआ था, इसलिए वो जल्दी से सुनियोंग से जंप कर दूर आ जाता है और वो कंफ्यूज होते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। पर उसके अंदर से एक आवाज आती है जो कि हंसते हुए कहती है कि अच्छा ये यहाँ पर अब इसका ओनर है। चुयन कहता है क्या? वो आवाज कहती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर ओनर तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, पर फिर भी ये काफी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पपेट से मिलने के लिए, इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए मुझे तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि वो बीस्ट जो कि तुम्हारे अंदर है वो जरूर इस चीज का स्वागत करेगा। और ये कहकर वो चुयन का हाथ पकड़ लेता है। चुयन अभी भी डरा हुआ था। वो कहता है कि रुको, आखिर तुम क्या कर रहे हो? पर अगले पल जितनी भी डिमोनिक एनर्जी उसके आसपास थी वो चुयन यहाँ पर एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है। इसी वजह से वो काफी ज्यादा डर रहा था, वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। पर सुनियों की बॉडी जिसने पजेस करी थी वो चीज की वजह से मुस्कुरा रहा था और थोड़ी देर में वो एनर्जी एक बस्ट कर वहाँ पर फट जाती है। चुयन ने यहाँ पर काफी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, पर वो चीज की वजह से शौक था कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। और वो आवाज कहती है कि तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा, और अगर तुम कभी मोहावी से मिलो तो उससे कहना कि मैं गोजोन उसका वेट कर रहा हूँ और उसे ढूंढ रहा हूँ। और ये कहते थे सुनियोंग यहाँ पर बेहोश हो जाता है और चीजें इसी तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाती हैं। जिसके बाद अनाउंस किया जाता है कि चुयन यहाँ पर जीत चुका है। पर चुयन कंफ्यूज था। वो काफी ज्यादा गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि आखिर असल में यहाँ पर हो क्या रहा है, और हमें उसके अंदर वही बीस्ट का चेहरा दिखाते हैं जो कि यहाँ पर हंस रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक पहाड़ी के ऊपर चुयन को बैठा हुआ दिखाते हैं। वो एक लंबी से सांस लेते हुए कहता है कि आखिरकार टूर्नामेंट खत्म हो गया। पर ये चीज सच है कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट्स में से कुछ ऐसे थे जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि वैसे भी इस साल पार्टिसिपेट करना काफी ज्यादा मुश्किल था, पर आसपास के जितने भी इंस थे वो पूरी तरह से भर चुके थे और वो सभी टूर्नामेंट के बारे में ही बातें कर रहे थे। तीसरा नामगोन बीए के बारे में, जिसने अपनी डांस लाइक शूट्समैनशिप दिखाई, जिसे द ब्लेड डांसर का नाम दिया गया। और दूसरा सोनिए योंग, जो अचानक ही न जाने कहां से अपीयर हुआ और वो सेकंड प्लेस पर आकर रह गया, इसलिए उसे न्यू स्टार का नाम दिया गया। और मेरे बारे में, जिसने न्यू स्टार को यहाँ पर हरा दिया, और इसलिए वो परेशान होते हुए कहता है कि यहाँ पर जो टाइटल मुझे मिला है वो ट्रू ड्रैगन का है। और वो मुंह छुपाते हुए कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग है, पर फिर भी देखा जाए तो ये मेरे पास लाइफ के टाइटल से तो काफी ज्यादा अच्छा है। पर आखिर उनका ट्रू ड्रैगन से मतलब क्या हो सकता है? मैं तो बस एक इंसान हूँ। नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा भी जरूरी है जिसकी वजह से मैं अपनी जीत के लिए बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। और वो याद करता है गो जॉन के बारे में, जिसने यहाँ पर उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी को इंसर्ट किया था। वो कहता है कि उसने अपने आप को यही कहा था जब उसने सोयोंग की बॉडी को पजेस किया था, पर मैंने अपनी दोनों जिंदगियों में कभी भी ये नाम कभी भी नहीं सुना था। पर आखिर उसके जैसा कोई इंसान सोनियोंग की बॉडी को इस तरीके से पजेस क्यों कर सकता है? और इसके अलावा उसने मुझे ये एनर्जी भी दी, और वो एनर्जी जो कि उसने मुझे दी थी वो बिल्कुल उसी की तरह थी जो कि उस पेंट गीली करने वाले ड्रैगन और सोनियोंग ने इस्तेमाल करी थी। इसका मतलब वो गोजुन था जिसने उन्हें भी ये दी थी। अगर मैं उस कमीने के बारे में बात करूं तो उसने मेरे अंदर की बीस्ट को यहाँ पे पहचान लिया था और वो उसे यहाँ पर ओनर ऑफ द अबिस कह रहा था। पर आखिर असल में वो है क्या?
और इसलिए चुयन उस बीस्ट से बात करने की कोशिश कर रहा था कि अगर तुम्हें इस चीज के बारे में कुछ पता है तो तुम कुछ बोलो। आखिर असल में तुम मुझसे चाहते क्या हो? आखिर मैं समझूंगा कैसे अगर तुम यहाँ पर कुछ बोलोगे ही नहीं। वहाँ पर कुछ सोचने का निशान आता है, जैसे कि वहाँ पर वो बीस्ट कुछ बोलने के बारे में सोच रहा था। और चुयन ये देख हंसते हुए कहता है कि सच में आखिर ये किस तरीके की भसड़ है? तुम अचानक ही न जाने कहाँ से पैदा हो गए, तुम्हें भूख लगी थी और तुम फिर से सो गए। पर अगर देखा जाए तो अभी तक तुमने सही तरीके से यहाँ पर खाया नहीं है, क्योंकि वो डिमोनिक एनर्जी अभी भी उसके शरीर के अंदर फ्लो कर रही थी। और वो कहता है कि जरा रुको, यहाँ पर कुछ न कुछ तो अजीब है, क्योंकि जो गूक्लेन का व्हील आर्ट है वो इसे बिल्कुल भी प्योरीफाई नहीं कर रहा। उसके बजाय ये तो यहाँ पर उससे कंबाइंड हो रहा है। और आखिर ये क्या हो रहा है? चुयन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक और काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो जल्दी से टेंशन में खड़ा हो जाता है और घबराते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है? उसके यहाँ पर फिल्म का कलर चेंज हो चुका था और वो रेड से ब्लू हो चुकी थी। और इसी वजह से वो परेशान होते हुए कहता है कि डैम इट, आखिर मैं अपने फादर को इस चीज को एक्सप्लेन कैसे करूंगा? सभी लोग यही सोचेंगे कि मैंने कोई फॉरबिडन आर्ट इस्तेमाल किया है। वो अपनी एनर्जी को यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना चालू करता है और थोड़ी देर तक कॉन्सेंट्रेट करने के बाद वो यहाँ पर पिंक कलर की हो जाती है। ये देखकर वो कहता है कि चलो ठीक है, अब ये फिर से पहले जैसी हो चुकी है। मुझे बिल्कुल इसे डोशी क्यू की तरह यहाँ पर कंट्रोल करना होगा। पर चलो ये तो अच्छा है कि मैं इसे यहाँ पर छुपा सकता हूँ। पर अगले ही पल उसे यहाँ पर थकान सी महसूस हो जाती है। इसी वजह से वो अपने घुटनों के बल आ गया था। वो सोचता है कि ये ब्लैक क्लैश है मेरे क्यू को अभी अभी यहाँ पर इस्तेमाल करने की वजह से। नहीं, मुझे लगता है कि शायद मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, इस वजह से ये सब हो रहा है। और वो यहाँ पर शिन को याद करते हुए कहता है कि इस समय पर आखिर मैं यहाँ पर क्या करूँ? ओल्ड मैन शिन, प्लीज जल्दी से उठ जाओ। जिसके बाद चुयन वहाँ पर वापस आ जाता है। मोरियोंग उसको देखकर उसे यहाँ पर उसको जीतने के लिए कांग्रेचुलेट करता है और वो कहता है कि आखिर बाकी लोग कैसे हैं? तो वो उसे कुछ कहता, तभी चुयन समझ जाता है कि हाँ, वो सभी मेरे रूम में ही होंगे और कि जैसे ही मैं दरवाजा खोलूंगा सियोल मेरे ऊपर जंप करने की कोशिश करेगी, इसलिए चलो जरूर इसे देखते हैं। और वो साइड में खड़ा होकर जल्दी से दरवाजा खोल देता है। चुयन ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो कहता है कि आखिर यहाँ पे इतनी ज्यादा शांति क्यों है? पर अगले ही पल सियोल उसके ऊपर जंप करते हुए आ जाती है और वो उसे बिल्कुल किसी रॉकेट लॉन्चर की तरह दूर तक लेकर चली गई थी। सच में ये काफी ज्यादा इंटेंस था। चुयन ने भी इस चीज के बारे में जरा सा भी उम्मीद नहीं करी थी। वो काफी खुश होते हुए कहते हैं कि मास्टर आपने काफी लंबा समय लगा दिया। पर चुयन जो कि यहाँ पर बेहोश हो गया था। और मोयोंग कहता है कि उसने अपने एम्बुश को थोड़ा सा बस डिले कर दिया था। चुयन कहता है कि तुमने मेरा फाइनल मैच देखा? वो खुश होते हुए कहती है कि हाँ, मैंने बाकी सभी लोगों के साथ उसे देखा था और वो भी यहाँ पर उसको जीतने के लिए कांग्रेचुलेट करती है। पर सोयोल वहाँ पर भागते हुए आती है और कहती है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कांग्रेचुलेट विश करना चाहती थी। और वो कहती है कि ट्रू ड्रैगन, आपको यहाँ पर जीतने के लिए काफी ज्यादा बधाई हो। पर चुयन कहता है क्या ट्रू ड्रैगन, प्लीज मुझसे ये मत कहो। वो बीए के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो यहाँ पर आपका वेट करते करते सो गई। पर वो कंफ्यूज थी कि आखिर वो यहाँ पर तुम्हारे रूम में क्यों सो रही है, खुद के रूम में सोने के बजाय। चुयन कहता है कि वैसे भी ये पहली बार नहीं है तो इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं, पर अब ये सेरेमनी कल यहाँ पर खत्म हो जाएगी तो मुझे थोड़ा सा आराम करना है। और वो सोयोल से कहता है कि हम लोगों को क्लैन के अंदर वापस जाना है, इसलिए इधर उधर मत भाग जाना। तो वो कहती है कि ठीक है, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है कि बीए और चुयन वहाँ पर सो रहे थे और अगले रूम में सोयोंग भी सो रही थी। सभी की नींद काफी अच्छी तरीके से गहरी लगी हुई थी और दूसरी तरफ सियोल भी यहाँ पर सो रही थी। पर अगले ही पल उसके बालों का कलर यहाँ पर चेंज होना चालू हो जाता है। उसके बालों का कलर पूरे से बदल गया था और फ्यूचर की सियोल यहाँ पर उसको पजेस कर लेती है। उसकी जैसे ही आंखें खुलती हैं तो वो सियोल से कहती कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे पता है कि जब तुम सो रही हो तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर ये आखिरी बार है जो कि मुझे यहाँ पर करना जरूरी है। जिसके बाद वो भागते हुए ग्राउंड में से निकलती है। जिसके बाद वो तेजी से गैलरी के अंदर से भागने लगती है जैसे किसी की नजर उसके ऊपर ना पड़ जाए। कुछ ही देर में वो एक दरवाजे के सामने खड़ी हुई थी और वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर उसे खोलती है। जिसके बाद वो उसे जरा सा खोलकर अपनी आंख से देखती है कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। पर तभी अंदर से वही एक आवाज आती है। वो कहता है कि चलो यहाँ पर आ जाओ। सोयोल ये आवाज सुनकर कावजा डर गई थी और वहाँ पर सुनियोंग आराम से बैठा हुआ था। और गोजुन कहता है कि मैं काफी देर से तुम्हारा वेट कर रहा था मेरी बच्ची। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डेमोनिक रेल्म का एक सीन दिखाया जाता है। सियोल जिसके आसपास कई सारी लाशें पड़ी हुई थी और एक आवाज आती है कि आखिर ये किस तरीके की स्टेट है? तुमने तो ये कहा था कि तुम अकेले यहाँ पर सभी को हरा दोगे। सो डीमन, क्या तुम तब सेटिस्फाई होगे जब मैं तुम्हें खुद यहाँ पर अपने हाथों से जला दूंगा? उसके हाथों में वो इंसान उससे कहता है कि प्लीज ग्रेट लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए। चुयन कहता है कि ये काफी ज्यादा पैथेटिक है। जब हम लोग यहाँ से वापस लौटेंगे उसके बाद मैं डिटेल में तुम्हारी ये बहाने सुनूंगा। और वो अपनी एनर्जी को जैसे ही बढ़ाता है तो वो सच में काफी ज्यादा भयानक सा रूप ले लेती है। ये देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो आदमी ये देखकर घबराते हुए कहता है क्या ये तो ब्लैक फ्लेम डीमन ड्रैगन एम्परर है। और चुयन जो कि अपनी एनर्जी से उनके ऊपर हमला कर देता है। पर सियोल बीच में आकर अपने डिवाइन स्लैश के साथ उसे यहाँ पर काउंटर कर लेती है। वो उनसे पूछती है कि तुम लोग ठीक हो? वो कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ पर ठीक है ग्रेट लॉर्ड। पर चुयन चिल्लाकर कहता है कि मुझे इस टाइटल से बुलाना बंद करो। पर्सनली मुझे इससे काफी ज्यादा नफरत है। अगर फिर से तुमने ये एक और बार इस्तेमाल किया तो मैं यहाँ पर पूरी जगह को बिना किसी सबूत के मिटा दूंगा।
इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कौन हो। ऐसे थके हुए स्टेट के अंदर इसे इंड्योर करना वैसे भी काफी ज्यादा मुश्किल है। सियोल चुयन से पूछती है कि आखिर तुम्हें हम लोगों से क्या चाहिए। चुयन कहता है क्या आखिर मेरे पास ऐसी क्या कमी हो सकती है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए हो सकता है। वो कहता है क्योंकि तुम यहाँ पर इस तरीके से बात कर रहे हो। अगर यहाँ पर तुम्हारी बात करने की जरा सी भी इंटेंशन नहीं होती तो तुम कब का हमें यहाँ पर जला चुके होते। चुयन कहता है कि तुम्हें सच में इसके लिए पूरे मार्क्स मिलेंगे, पर फिर भी क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इसकी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दूंगा। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि सोर्ड सेंट का जिसको टाइटल मिला हो सकता है वो इस तरीके से मेरे सामने अपने आंसू बहाएगी। सभी लोग तो तुम्हें एक राइटफुल प्राइड और एक न्यू होप कहते हैं, पर आखिर में तो तुम बस केवल एक दूसरे वर्थलेस ह्यूमन की तरह हो और कुछ नहीं। और इसके बाद भी अलायंस के वो बेकार से कीड़े उन्हें चीज की तरह से समझ नहीं है और वो लगातार तुम्हारे ऊपर चढ़े जा रहे हैं। क्या तुम सच में अपनी प्राइड को इस तरीके से यहाँ पर फेंक दोगी और अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगोगी। पर सियोल के लोग कहते हैं कि ग्रेट लॉर्ड प्लीज इस ट्रेडर के सामने बिल्कुल भी घुटनों के बल मत आ जाना। पर वो काफी देर सोचने के बाद कहती है कि मैं काफी लंबे समय पहले ही अपने प्राइड को छोड़ चुकी हूँ, पर फिर भी कुछ ड्यूटीज है जो कि मुझे यहाँ पर फुलफिल करनी होगी, इसलिए मैं मर नहीं सकती। अगर मैं यहाँ पर मर गई तो मैं इस चीज के बारे में सोच भी नहीं सकती कि आगे चलकर यहाँ पर क्या होगा, इसलिए मैं तुमसे यहाँ पर अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगती हूँ। मैं यहाँ पर जिंदा रहना चाहती हूँ। चुयन ये सुनने के बाद पूरी तरह से शांत हो गया था और वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को खत्म कर देता है। ये देखकर उसका साथी कहता है प्लीज उन कचरों को यहाँ पर बिल्कुल भी जिंदा मत छोड़िए, पर चुयन उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है और वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। चुयन कहता है कि हमारे हेवनली सेक्ट ने यहाँ पर तुम्हारी जिंदगी को बख्शने के बारे में कुछ भी नहीं कहा, पर हेवनली डीमन सीधे सोर्ड सेंट का सामना करने के लिए गया है और तुम्हें इस चीज की कसम खानी होगी कि तुम हमारे मैटर्स के अंदर जरा सा भी इंटरफेयर नहीं करोगे, भले इसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर अपने मास्टर तुम्हारे पेरेंट उन्हें बहुत बुरी तरीके से मरता हुआ है क्यों न देखना पड़े, तभी मैं यहाँ पर कम से कम अभी के लिए तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। पर उसके साथ ही कहते हैं कि सच में तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही क्रूल हो और वो सियोल से कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे लिए यहाँ पर समय निकालेंगे, पर वो अपने आप को संभालते हुए कहती है कि ठीक है मैं इस चीज की कसम खाती हूँ, अगर तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है मैं इस चीज के लिए कसम खाऊंगी। चुयन कहता है कि तुम एक काफी बेवकूफ लड़की हो, जिसके बाद अचानक ही वो उसके गले के पास आ जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। ये देखकर वो कंफ्यूज थी, पर वो यहाँ पर उसके दिल के ऊपर कई सारी चेन्स लगा देता है और कहता है इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है, पर फिर भी ये तुम्हारे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन की तरह रहेगी। एटलीस्ट तुम इसे उस प्राइड की तरह समझ सकते हो जिसे तुमने यहाँ पर फेंक दिया था और इससे तुम्हारे शब्द पूरी तरह से कायम रहेंगे। चलो अब हम लोग एक दूसरे से दोबारा जरूर मिलेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हारी हालत बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कि अभी थी, जिससे तुम्हें मारना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। जिसके बाद चुयन वहाँ से चला जाता है। सियोल के साथ ही उससे कहते हैं कि प्लीज हमारी वजह से आपको इस तरीके से सहना पड़ा, हमें माफ कर दीजिए, पर सियोल कहती है कि नहीं इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, चलो आगे बढ़ना चालू करते हैं। वो कहते हैं कि आगे भी कोई हमारे ऊपर हमला कर सकता है, पर वो कहते हैं कि चिंता मत करो, ब्लैक फ्लेम डीमन एम्परर कम से कम वो यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ना चालू करते हैं और सियोल बताती है कि 3 दिन के बाद हेवनली डीमन ने मेरे ग्रैंडपा को मार दिया था। जिसके बाद उन्होंने हैनान के बचे हुए जितने भी सर्वाइवर्स थे उन सभी को भी पकड़ लिया, पर उसके बाद भी मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, बिल्कुल किसी बेवकूफ की तरह, क्योंकि ये एक रिसेंटमेंट था किसी किलिंग इंटेंट की बजाय, और समय के साथ ये रिसेंटमेंट से भी निकल कर कुछ और बन गया। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। सियोल उसके सामने यहाँ पर खड़ी हुई थी। वो थोड़ी सरप्राइज कहती है कि अगर तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर आने वाली हूँ। वो आवाज कहती है कि ये किलिंग इंटेंट जो कि इतनी ज्यादा भयानक है, आखिर मैं इसे नोटिस कैसा नहीं करता। वो कहती है कि आखिर ऐसा कैसा हो सकता है, मैंने इसे परफेक्टली यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ था। गोजुन कहता है क्योंकि मेरी नाक उस बच्चे से भी काफी ज्यादा तेज है। ये सुनकर सियोल काफी ज्यादा शॉक थी। जिसके बाद वो अपनी तलवार को घुमाती हुई उसके ऊपर एक स्लैश दे मारती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसका हाथ यहाँ पर कट जाता है। ये देखकर वो कहता है कि ओ देखो तो अभी तक हम लोगों ने सही तरीके से बात भी नहीं करी, सच में बच्चे तुम कुछ जरूरत से ज्यादा इम्पेशेंट हो। पर वो कहती है कि मुझे यहाँ पर तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। गोजुन कंफ्यूज था। वो कहता है कि तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो जैसे कि तुम मुझे पहले से ही जानती हो, पर आखिर असल में तुम हो क्या। सियोल अपने अंदर से सोर्ड सुप्रीम की एनर्जी को निकालना चालू करती है। ये देखते से ही वो समझ जाता है और वो कहता है कि अच्छा मैं समझ गया। और जैसे ही वो उसे यहाँ पर खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगती है तभी उसके मुंह से एक आवाज आती है, अच्छा इसी वजह से गोजुन तुम इतना ज्यादा चेरिश करता है, मैंने उसके अंदर एक सीड को प्लांट कर दिया है। ये सुनने की वजह से सियोल का निशान यहाँ पर चूक जाता है और गोजुन यहाँ पर बच गया था। पर सियोल उसकी छाती पर बैठी हुई कहती है कि आखिर तुमने अभी अभी यहाँ पर क्या कहा। और गोजुन कहता है देखकर लगता है कि आखिरकार अब तुम यहाँ पर बात करने के लिए तैयार हो, मुझे गलत मत समझना, ये पावर उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि ये कहना चाहिए कि ये तो उसकी मदद करेगी। ये मैंने उसे इसलिए दिया क्योंकि मुझे वो पसंद है और उसे भी ये काफी ज्यादा पसंद आएगा। पर वो गुस्से में चिल्लाकर कहती है कि यहाँ पर अपनी बकवास करना बंद करो, तुम्हारी इस तरीके की हालत देखने के बाद भी क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ बोल सकते हो, ये वैसे भी एक इंसान से बियॉन्ड है। गोजुन कहता है कि पर आखिर तुम्हें उस बच्चे के बारे में क्या पता है कि जो तुम इतने ज्यादा हल्के में इसके बारे में बात कर रही हो, और कि इसके अलावा तुम सच में अपने आप को भी सही तरीके से जानते भी हो। तुम्हें इसके बारे में पता है पर तुम
इसके बारे में सोचना नहीं चाहती। जो तुम्हारे ये एटीट्यूड है ये इसलिए क्योंकि तुम भी एक इंसान बनना चाहती हो, बिल्कुल मेरी ही तरह। और भले ही अभी तुम यहाँ पर काफी ज्यादा चमक रही हो और काफी ज्यादा रेडियंट हो, पर जो तुम्हारी शुरुआत थी वो बिल्कुल मेरी ही तरह थी, तो आखिर हम लोग अलग कैसे हो गए। सियोल कहती है कि अपनी बकवास करना बंद करो उससे पहले कि मैं अंडरग्राउंड तुम्हारे नेस्ट के अंदर आकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं। गोजुन कहता है कि ये तो काफी ज्यादा बड़े सरप्राइज की बात है, ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में काफी कुछ पता है, पर तुम्हें देखकर लगता नहीं जैसे कि उस बच्चे के अंदर क्या है तुम्हें उसके बारे में कोई भी आइडिया है। क्यों, मैंने सही कहा ना, तुम्हें इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता ना कि वो कितना ज्यादा खाली है, उसके ऊपर कितनी ज्यादा दया की जानी चाहिए। पर तुम उसकी चिंता मत करो बच्ची, क्योंकि उसके अंदर के जो वेसल है उसके बढ़ने के लिए मुझसे ज्यादा दुआ कोई और नहीं करता होगा। पर अभी के लिए तो बस मैं यहाँ पर दूर से देखने वालों में से ही हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बस सही समय का इंतजार करने के अलावा। और ये कहते थे वो अपना ही गला यहाँ पर दबाना चालू कर देता है। सियोल कंफ्यूज थी, वो कहती कि आखिर अभी अभी तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि ये बच्चा ही तुम्हारा ऑब्जेक्टिव नहीं था, भले ये समय की बर्बादी हो, पर कम से कम मैं तुम्हें यहाँ पे एक छोटा सा गिफ्ट तो दे ही सकता हूँ, इसलिए अभी के लिए उस बच्चे के साथ रहो, क्योंकि जो उसकी किस्मत है वो उससे बंधी हुई है। वो एक दिन जरूर मुझे ढूंढने के लिए खुद से ही यहाँ पर आएगा। और आज तुमसे बात कर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, हम लोग एक दूसरे से दोबारा जरूर मिलेंगे। और ये कहते थे वो अपना गला जोर से दबाता है। सियोल ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक रह गई थी, क्योंकि अगले ही पल यहाँ पर उसके शरीर से उसकी जान निकल चुकी थी और वो यहाँ पर ये चीज साफ साफ देख पा रही थी कि सुनी योंग यहाँ पर मारा जा चुका है। और उसके अंदर से एक और आवाज आती है कि मेरी लड़की। और ये सुनने के बाद सियोल काफी ज्यादा शौक और काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो अपने दांत पीसती है और उसके ऊपर अपना एक आखिरी हमला करती है और उसके शरीर को पूरी तरह राख बना देने के बाद वो वहाँ से चली गई थी। और वही वो अपने आप को संभालते हुए कहती है कि एक डिवाइन सोर्ड या फिर एक ग्रेटेस्ट अंडर द हेवन होने का मतलब क्या है, क्योंकि आखिर में इस समय पर भी मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं हूँ। और वो चुयन का वो फॉर्म याद करती है और वो चीज के बारे में घबराते हुए सोचती है कि नहीं प्लीज मुझे इस चीज के लिए माफ कर दो। पर आज रात यहाँ पर मैंने उसके लिए काफी ज्यादा बड़ी चीज करी है। सुनी योंग की बॉडी पूरी तरह से राख बनकर यहाँ पर गायब हो चुकी है, तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आखिर असल में यहाँ पर क्या हुआ। और यही चीज थी जो कि मैंने यहाँ पर सोची थी, पर वो भी ये देखकर काफी ज्यादा शौक थी और वो कहती कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अगले दिन एरिना के अंदर हमें दिखता है कि सुनी योंग वहाँ पर खड़ा हुआ था और वो ये देखकर कहती है कि आखिर वो परफेक्टली फाइन यहाँ पर कैसे खड़ा हो सकता है। उसने साफ साफ अपनी खुद की गर्दन को तोड़ लिया था और यहाँ तक मैंने उसके शरीर को पूरी तरह से राख के अंदर बदल दिया था, तो फिर आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और एलायंस लीडर अनाउंस करते हुए कहते हैं कि अब यहाँ पर उनकी स्पीच हो चुकी है, तो जो हमारे न्यू स्टार्स है उनकी कड़ी मेहनत के लिए इस बार उन्हें यहाँ पर चेयर करना चालू कीजिए। जिसके बाद सभी लोग यहाँ पर उनको चेयर करने और उन लोगों के लिए ताली बजाना चालू कर देते हैं। चुयन सुनी योंग को यहाँ पर देख रहा था और वो सोचता है कि गोजुन क्या वो अभी भी सुनी योंग के शरीर के अंदर होगा, पर आखिर गोजुन ने इसी इंसान के शरीर को क्यों बोरो किया था और क्या इसे इसके बारे में पता है कि गोजुन ने इसके शरीर के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। वो परेशान होते हुए कहता है कि डैम इट, यहाँ पर ऐसी कई सारी अलग चीजें है जो कि मेरे पास्ट में नहीं हुई थी। जिसके बाद चुयन मार्केट में घूम रहा था और सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे कि जरा उस बच्चे को देखो, जब से सेरेमनी हुई है तब से ये ऐसा ही है, उसने अब कोई भी फस नहीं मचाई, लगता है कि वो काफी ज्यादा हम्बल है और शायद जिस लेवल पर वो है उसे ऐसा लगता है कि विनिंग पूरी तरह से नेचुरल थी और अगर वो सच में उसी लेवल पर है तो ये टाइटल ट्रू ड्रैगन उसके ऊपर सूट करता है। जैसे चुयन ये सुनता है तो अगले पल वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। ये देखकर वो लोग कंफ्यूज थे और तभी पीछे से एक आवाज आती है कि यंग मास्टर गु, और वो लोग डरे हुए से कहते हैं कि क्या हम लोगों ने यहाँ पे उससे कुछ गलत कह दिया। सुनी योंग उससे कहती है कि मैं यही सोच रही थी कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आखिर आपने इस तरीके का हैंडसम फेस क्यों बनाया हुआ है। ये सुनकर वो कहता है कि हैंडसम क्या, मैं तो बस यहाँ पर घूमने के लिए आया था, पर क्या अभी भी यहाँ पर सो रही है। वो कहती है कि हाँ बिल्कुल वो आपके रूम में है। चुयन सोचता है सच में उसके जस्टिफिकेशन की कोई भी सेंस नहीं है। अब यहाँ पर टूर्नामेंट खत्म हो गया और उसने यहाँ पर सेरेमनी को तक स्किप कर दिया। पर सुनी योंग उससे पूछती है कि आप यहाँ पर जीतने की वजह से खुश नहीं है, अब जब से सेरेमनी हुई है तब से ऐसे ही है। पर वो कहता है क्या मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, वाओ काफी ज्यादा एक्साइटेड। पर ये देखकर वो कंफ्यूज होते हुए कहती है कि आखिर ये सब क्या है। पर वहीं उसका ध्यान सोयोल के ऊपर जाता है और वो कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर क्या हुआ है, अगर तुम नीचे क्यों देख रही हो। पर वो हिचकिचाते हुए कहती है कि नहीं मेरे साथ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद उसके सिर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे साथ कोई भी दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकती हो, तभी तो कम से कम मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊंगा। तो ये देखकर वो भी कहती है कि ठीक है। और ये देखकर सोयोल को सोयोंग से जलन हो रही थी। जिसके बाद वो चुयन से कहती है कि आखिर अब आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं। ये सुनकर वो कंफ्यूज था। वो कहती है कि मैं आपके प्लान के बारे में पूछ रही हूँ क्योंकि टूर्नामेंट तो यहाँ पर खत्म हो चुका है, मैं यही सोच रही थी कि आखिर अब आप यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। और चुयन को शिन के साथ की वो बात याद आती है। वो सोचता है कि मैं वापस गू क्लैन के अंदर जाने के बारे में सोच रहा था, पर एल्डर शिन ने कहा था कि उनको शाओलिन के अंदर कोई काम है और वो काफी लंबे समय से यहाँ पर साइलेंट भी है। इसलिए वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले यहाँ पर शाओलिन टेम्पल के अंदर जाना चाहूंगा। ये सुनकर वो कंफ्यूज थी, कहती है कि शाओलिन टेम्पल आकर अचानक से। वो कहता है कि हाँ क्योंकि हम लोग यहाँ पर काफी दूर आए हुए हैं, तो मुझे लगा कि हमें वहाँ पर एक बार जरूर
जाना चाहिए। सुन योंग ये सुनकर कहती है कि अगर ऐसा है और अगर आपको इस चीज में कोई भी दिक्कत ना हो तो क्या तुम मेरे साथ शाओलिन के अंदर चलना चाहोगे। और तभी पीछे से मोरियोंग की भी आवाज आती है कि तुम मेरे साथ शाओलिन के अंदर चलना चाहोगे। चुयन कहता है कि बिल्कुल क्यों नहीं। पर अगले पल वो दोनों भी यहाँ पर उसकी बातें सुनकर कंफ्यूज से रह गए थे। और मोरियोंग जो कि शर्माते हुए वहाँ पर खड़ी हुई थी वो कहती कि असल में मेरा प्लान था कि मैं भी वहाँ पर जाऊंगी, इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को साथ ही चलना चाहिए। फिर हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाते हैं कि चुयन शाओलिन टेम्पल की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और वो सोचता है कि उस समय पर सच में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं एक पतली सी बर्फ पर चलने वाला हूँ। वहाँ पर मुझे सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, इसलिए यहाँ पर अकेले आना काफी ज्यादा आसान था। पर तभी उसे मोरियोंग की आवाज आती है कि यंग मास्टर गु क्या आप भी यहाँ पर हैं। और ये देखकर वो कहता है कि ये इसकी तो वो उसके ऊपर चिल्लाता है क्या करता हूँ यहाँ पर क्या कर रही हो। ये सुनकर वो कहती है कि क्या मैं आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया था इसलिए मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर अकेले आ जाना चाहिए। पर सच में मैंने इस चीज के बारे में सोचा नहीं था कि हम लोग फिर से एक दूसरे से इस तरीके से मिल जाएंगे। सच में ये तो एक इत्तेफाक है। पर चुयन मुंह बनाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि ये चीज उसने जानबूझकर करी है। अब वो लोग जैसे शाओलिन टेम्पल के गेट पर आ जाते हैं तो एक छोटा सा लड़का उन लोगों को यहाँ पर ग्रीट करने के लिए आता है और वो अपने बारे में बताता है कि उसका नाम हुई है और वो उन लोगों का गाइड है। पर चुयन उसकी बात सुनकर कंफ्यूज था। वो कहता है कि हुई यहाँ पर तुम 2 लोगों की बात कर रहे हो, पर कल जो मैंने मैसेज भेजा था उसके अंदर तो मैंने अकेले के आने की बात करी थी। हुई ये सुनकर कंफ्यूज था। वो कहता है कि बेनिफैक्टरी मोएयोंग उन्होंने यहाँ पर हम लोगों को एक अलग से मैसेज भेजा था कि उन्होंने कहा था कि वो यहाँ पर आपको कंपनी देने के लिए आ रही है, इसलिए क्या पर मैंने यहाँ पे कुछ गलत समझ लिया। तो वो कहती है कि नहीं तुमने बिल्कुल सही समझा है। और चुयन ये देखकर शौक था। सच में ये औरत काफी ज्यादा डरावनी है। और हुई उन लोगों को गाइड करते हुए बताता है कि यहाँ पर कई सारे लोग शाओलिन की फेमस साइट्स को देखने के लिए आते हैं और उन सभी में से एक ये चीज है यहाँ पर टूरिस्ट खासकर इस चीज को देखने के लिए आते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वही दिखाता हूँ और जरा देखिए हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। चुयन और मोरेयोंग दोनों भी ये देखकर सरप्राइज थे। वो कहते हैं कि सच में ये कितनी ज्यादा बड़ी है और कितनी ज्यादा साफ है। सच में ये लेक काफी ज्यादा खूबसूरत है। पर हुई कहता है कि मेरा मतलब तो यहाँ पर तुम लोगों को क्रैब दिखाने से था। ये सुनकर वो दोनों भी कहते हैं क्या क्रैब। असल में क्रैब एक मछली होती है और जैसे ही वो मछली उन लोगों के सामने आती है तो वो कहते हैं कि सच में पर कितने ज्यादा बड़े तालाब के अंदर केवल एक ही मछली, कि ये कुछ स्पेशल तरीके की क्रैब है। और हुई बताता है कि ये हमारे शाओलिन टेम्पल की सबसे ज्यादा पवित्र क्रीचर है। मोयोंग कहती है कि ये क्रैब एक होली क्रीचर है। हुई कहता है कि हाँ बिल्कुल आज से काफी लंबे समय पहले ग्रेट हावेंग बुल योंग उन्होंने ब्लड डीमंस और ब्लड कैलेमिटी को यहाँ पर रोका था और उन सभी को इस पवित्र लेक के अंदर डाल दिया था। तब से शाओलिन 100 सालों से भी ज्यादा से इसे यहाँ पर कैरी कर घूम रहा है। चुयन कहता है कि सच में अगर ये इतने लंबे समय से यहाँ पर जी रहा है तो बेसिकली ये एक मॉन्स्टर है। पर वहीं उसे एहसास होता है और वो कहता है कि रुको अगर तुम यहाँ पे ये क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर कोई भी साइट सीइंग करने के लिए नहीं आए हो, तुम्हें इस चीज के बारे में पता लगाना होगा कि एल्डर शिन यहाँ पर तुम्हें क्यों चाहते थे, वो भी जल्दी। तभी चुयन को एक आवाज आती है कि कोई शिन चिल्ला रहा था। ये देखकर वो कंफ्यूज था। वो कहता है क्या। वो लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने अभी अभी यहाँ पर कुछ सुना। और वो आवाज फिर से कहती है कि शिन। और चुयन काफी ज्यादा शौक था। वो कहता है कि आखिर मुझे यहाँ पर बूढ़े से मास्टर का नाम क्यों सुनाई दे रहा है। तभी फिर से एक और बार जोर से चिल्लाने की आवाज आती है कि शिन। और अगले पल वहाँ पर काफी ज्यादा जोर से पानी फैल जाता है और तभी फिर से बोला जाता है कि अगर कोई तुम्हें बुलाता है तो तुम्हें यहाँ पर जवाब देना चाहिए। शिन तुम कमीने कहीं के। और चुयन ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि वो यहाँ पर पानी की गहराई के अंदर डूबता चला जा रहा था कि अगर अचानक ही इतनी ज्यादा बड़ी सी वेव कहाँ से आ गई। डेविड अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मैं तो यहाँ पर डूब जाऊंगा। पर अगले पल उसे एहसास होता है कि वो यहाँ पर पानी के अंदर भी सांस ले पा रहा था। और ये देखकर वो सच में काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। क्या मैं यहाँ पर लेक के अंदर डूब चुका हूँ। इसका मतलब वो दोनों भी यहाँ पर इस पानी के अंदर गिर गए होंगे। मुझे सबसे पहले उन लोगों को यहाँ पर ढूंढना होगा। तभी उसके ऊपर एक काफी बड़ी सी परछाई आती है और वो पीछे की तरफ देखता है और कहता है कि ये तो वही क्रैब है जो कि थोड़ी देर पहले मुझे दिखी थी। पर आखिर अचानक ही ये इतनी ज्यादा बड़ी कैसे हो गई। और असल में ये आवाज उस मछली यार उस क्रैब के अंदर से आ रही थी। वो कहती है कि शिन तुम बूढ़े बेवकूफ कहीं के, आखिर तुम इतने समय से मुझे यहाँ पे इग्नोर क्यों कर रहे थे। क्या तुम्हारे रिइंकार्नेशन के बाद भी तुम्हारी सेलिटी यहाँ पे तुम्हें फॉलो कर रही है। चुयन ये सुनकर कंफ्यूज था। वो कहता है कि ये यहाँ पे बात कर सकती है। और वो आवाज जो कि थोड़ी देर पहले मुझे सुनाई दे रही थी मुझसे ये मत कहना। रुको क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। वो क्रैब कहता है कि आखिर यहाँ पर और कौन है जिससे मैं बात कर सकता हूँ। चुयन सोचता है कि ये यहाँ पर गलती से मुझे ओल्ड मैन शिन समझ रहा है और आखिर इसका क्रॉस रिइंकार्नेशन से मतलब क्या है। इसलिए वो कहता है कि तुम्हारे डिसअपॉइंटमेंट के लिए मुझे माफ कर देना पर मैं शिन नहीं हूँ। क्रैब कहता है कि यहाँ पर मेरे साथ खेल खेलना बंद करो तुम कमीने कहीं के। तो आखिर तुम अपने अंदर से इस प्लीज ब्लॉसम के सेंट को किस तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे। चुयन कहता है कि इसकी वजह एक अलग ही है, ये मेरी ओरिजिनल एनर्जी नहीं है। क्रैब कहता है कि तुम चालाक सी लोमड़ी कहीं के, इस तरीके की सिचुएशन के अंदर भी तुम यहाँ पर मुझे डिनाई कर रहे हो। अगर तुम जानबूझकर यहाँ पर इसी तरीके से खेलना चाहते हो तो मेरे पास मेरे खुद के भी यहाँ पर कुछ अलग रास्ते हैं। और जब उसके सामने खड़ा हो गया और चुयन ये देखकर डरते हुए कहता है कि डैम इट, लगता है कि ये मेरे ऊपर हमला करने वाला है। पर वो क्रैब
क्रैब कहता है कि पहले जब तुम काओ के साथ छोटे थे तो क्या उस समय पर तुम मोरियोंग क्लैन की लड़कियों के पीछे भागा नहीं करते थे, ये कहकर कि वो तुम्हें काओ ज्यादा पसंद है। चुयन कहता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या बात कर रहा है, और क्रैप आगे कहता है कि तुम तो उससे चिपके रहते थे, तुमने उससे 3 दिनों तक यहाँ पर कन्फेस किया था और 3 रातों तक, और उसके बाद आखिर में तुम्हारी जिंदगी उस इंसान ने यहाँ पर ले ली। पर तभी ओल्ड मैन शिन यहाँ पर उठ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम टकले से मोंग कहीं के, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। क्रैप भी यहाँ पर ओल्ड मैन शिन को देखकर शौक रह गया था। वो कहता है क्या शिन, और शिन जो कि काफी ज्यादा गुस्से में घूर कर उसकी तरफ देख रहा था।